हेलो दोस्तों। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो है हमारा नवंबर 2020 का जो इकोनॉमी के हमने पार्ट करे थे उसके बाद के ये 3 कर लिए थे हमने और जीएसटी टसल हो गया। आज जो स्टार्ट करेंगे वो है मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण। ठीक है, तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। देखिए, हाल ही में क्या हुआ था नवंबर में, जो हमारा मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण है उसको 5 साल कंप्लीट हुए थे। अब 5 साल किसी के कंप्लीट हुए तो उसके जो है समीक्षा करेंगे हम कि क्या इसके पॉजिटिव इफेक्ट रहे, क्या नेगेटिव रहे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण होता क्या है। मुद्रास्फीति का मतलब आपको पता होगा महंगाई। जब मार्केट में जो मनी है, पैसा है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, मुद्रास्फीति हो जाती है। ठीक है, और मुद्रा अपस्फीति क्या होती है, मतलब डिफ्लेशन। ये होता है इन्फ्लेशन, वो होता है डिफ्लेशन। तो उसका मतलब होता है पैसा जो है मार्केट से गायब हो गया। ठीक है, जैसे 2008 में अमेरिका में हुआ था, पैसे की कमी हो गई थी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, पैसे को डालते हैं मार्केट में, और मुद्रास्फीति में क्या करते हैं, पैसे को निकालते हैं मार्केट से। ठीक है, तो मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण है क्या। जो केंद्रीय बैंक होता है ना, जैसे कि हमारा आरबीआई है, वो क्या करता है, जो मार्केट में पैसा होता है ना, उसको निकालने के लिए क्या करेगा, जो बैंक की आरबीआई की रेपो रेट है, रेपो रेट होता क्या है, जो हमारे जो वाणिज्यिक बैंक है, कॉर्पोरेट बैंक है, जिस रेट पे वो आरबीआई से लोन लेते हैं, ठीक है, वो हमारा जो होता है रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट उसका उल्टा होगा जब आरबीआई उनसे पैसे लेगा। ठीक है, तो रेपो रेट को क्या कर देता है, ये बढ़ा देता है। अब जो वाणिज्यिक बैंक है, कॉर्पोरेट बैंक, वो इससे अगर पैसा लेंगे, उनका रेपो रेट बढ़ गया, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उनको महँगा पड़ेगा जब वो पैसा लेंगे यहाँ से। तो मार्केट में जब वो पैसा देंगे तो उनके लिए क्या होगा, जो उनकी जो ब्याज वृद्धि दर होगी वो भी ज़्यादा हो जाएगी। तो मार्केट में क्या हो जाएगा, पैसे की कमी हो जाएगी, मतलब मुद्रास्फीति कम हो जाएगी उससे। तो जिससे बाज़ार में जो तरलता होती है ना, उसकी उपलब्धता कम हो जाती है, जिसके फलस्वरूप मुद्रास्फीति भी कम हो जाती है। ठीक है, तो हाल ही के दिनों में क्या हो रहा है, ये काफ़ी प्रचलन में है, मतलब मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण। मुद्रास्फीति जो जनरली हम रखते हैं वो 2 से 4% के बीच में रखते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा हो जाती है तो हम पैसा निकाल लेते हैं मार्केट से। तो इसके जो वो हैं, हाल ही के दिनों में निम्नलिखित कारणों से, इन कारणों की वजह से जो है ये प्रचलित हो रही है। क्या कारण है, सबसे पहले जो बाजार मांग है उसके साथ इसका जो संबंध होता है ना, सहसंबंध, वो काफ़ी मजबूत होता है। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करेगा, हमारा बाजार मांग कीमत के स्तर पे। मतलब जैसे किसी चीज़ का अगर प्राइस कम होगा, किसी चीज़ का प्राइस अगर कम हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, अपने आप ही उसकी बाज़ार मांग बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर मैं किसी चीज़ का प्राइस हाई, मान लीजिए आप दूध लेते हैं, मैं अगर उसको 50 रुपये किलो में 25 कर दूँगा तो क्या होगा, डिमांड हाई हो जाएगी। अगर उसी की जगह मैं 75 या 100 रुपये कर दूँगा तो डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, तो बाज़ार मांग के साथ इसका जो है मजबूत सहसंबंध होता है। तो कीमत स्तरों का बाज़ार की मांग के साथ सीधा संबंध है। परिणाम स्वरूप जो है इन्फ्लेशन टारगेटिंग में मांग को परिवर्तित करने की क्षमता होती है। ठीक है, ये डिमांड को परिवर्तित कर सकता है जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है, जिससे वित्तीय स्थिरता और सतत वृद्धि दोनों को सुनिश्चित किया जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा क्या है, जो पूर्वानुमान योग्य है और निजी क्षेत्र है एवं लोगों के लिए समझने में आसान होता है। ठीक है, हम इसका पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं कि मार्केट में पैसा ज़्यादा हो रहा है तो उसको कम कर लेते हैं। तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग के अंतर्गत जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, ठीक है, जो भी हमारे रिवर्स रेपो रेट या फिर रेपो रेट, ठीक है, ये ट्रिपल आर होता है, ये डबल आर होता है, या सी आर आर होता है, बैंक रेट होता है, ये सब जो मॉनेटरी पॉलिसी में आते हैं, उनसे मूल्य स्थिरता के एक स्पष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्मित किया जाता है, जिस पर निजी क्षेत्र भविष्य की मुद्रास्फीति को लेकर आशान्वित रहते हैं। इसके अतिरिक्त इससे मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाना सरल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, लक्ष्यीकरण की प्रणाली सामान्यतः पारदर्शिता बढ़ती है। ठीक है, इससे क्या होता है, पारदर्शिता हमारी इंक्रीज हो जाती है। कैसे, क्योंकि जो हम ये करते हैं ना, टारगेटिंग करते हैं, लक्ष्यीकरण करते हैं, इसमें नियमित प्रकाशन होता है किनका, जो नीतिगत वक्तव्य होंगे और जो नीतिगत रिपोर्ट्स होंगी। ठीक है, उनसे जो है नियमित प्रकाशन होता है, जिससे माध्यम से मौद्रिक नीति से संबंधित नियमित सूचनाओं के साथ जो है उसका सहवर्ती होती है। यह पारदर्शिता सरकार और जनता को इस जानकारी तक पहुंचने में सक्षम बनाती कि जो सेंट्रल बैंक है उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया या नहीं किया। ठीक है, उसके अलावा अन्य आर्थिक मापदंडों को पर प्रभाव होता है इसका। कुछ देशों में अन्य लाभ दिखाई देते हैं, जैसे कि जो हमारी एक्सचेंज रेट होती है, विनिमय दर होती है, ये क्या होती है, जो हमारा पैसा होता है ना, वो डॉलर के रेस्पेक्ट में, मान लीजिए $1 अगर आपको कहीं से परचेज़ करना है तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, अभी मान लीजिए 60 रुपीज़ है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सचेंज रेट हो जाएगा, हमारे रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करने का, इसमें गिरावट आएगी इससे। और इन्फ्लेशन टारगेटिंग व्यवस्था लागू होने के बाद सरकारी वित्तीय साख में सुधार होगा।
ठीक है। उसके अलावा क्या है, जो कस्टमर प्राइस इंडेक्स है उसको मुद्रास्फीति के मापक के रूप में क्यों चुना जाता है? ठीक है, कस्टमर प्राइस इंडेक्स एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको। देखिए, जैसे सबसे पहले है WPI की अगर बात करें तो इसे रिलीज़ कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। CPI को कौन रिलीज़ करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ये इसकी मिनिस्ट्री दोनों याद रखिएगा। ये जो कैलकुलेट करती है, मेज़र करती है, किसके बेसिस पे करती है? सिर्फ गुड्स ओनली। ठीक है, जो सामान होता है, और ये गुड्स और जो उसमें सर्विस लगी है, दोनों को करती है। ठीक है, ये कितने आइटम कवर करते हैं? 697, और ये 448 रूरल बास्केट के और अर्बन बास्केट के 460। ठीक है, आपने इकोनॉमी में पढ़े होंगे ये रूरल और अर्बन बास्केट क्या होता है। उसके अलावा इसका बेस ईयर 2011 से 12 होता है, इसका 2012 होता है। तो जो हमारा CPI होता है वो करता क्या है? जो उपभोक्ता व्यय होता है ना, उसके स्तर पर मुद्रास्फीति के स्तर को नापता है। ठीक है, जो इन्फ्लेशन होता है उसको मेज़र करता है ये CPI। इसकी संरचना के आधार पर इसके निम्न लाभ है। सबसे पहले CPI क्या करता है? अन्य मापकों जैसे WPI की तुलना में उपभोक्ता बास्केट को बेहतर तरीके से दर्शाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? सर्विस सेक्टर होता है ना, और गुड्स का भी होता है। जो WPI होता है ये क्या करता है? ये एक तो जो हमारे वो होते हैं ना गुड्स होते हैं, उनको जैसे रॉ मटेरियल को कैलकुलेट करता है। जो फूड वो होता है ना प्रोडक्ट, उसमें रॉ मटेरियल के ऊपर इसको कैलकुलेट किया जाता है। जबकि CPI जो है प्रोसेस्ड फूड, जो हमें फाइनल बन के प्रोडक्ट मिलता है, उसके ऊपर कैलकुलेट करता है। ठीक है, और CPI क्या करता है? जो सेवा क्षेत्र होता है, सर्विस सेक्टर होता है, उसके मूल्य संबंधी गतिविधियों पर ये जो है जानकारी, इन्फॉर्मेशन आपको उपलब्ध करवाता है। CPI खाद्य मुद्रास्फीति की भी गणना सम्मिलित करता है, जो भारत जैसे उभरते बाजारों में मूल्य स्थिरता लक्ष्य का एक महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, तो ये काम कैसे करता है? मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण, जो भारत में इन्फ्लेशन टारगेटिंग 2015 में आरंभ हुई थी, जो कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग समझौते के माध्यम से किया गया था, जो आगे वर्ष 2016 में जो है इम्प्लीमेंट होती है RBI के द्वारा। ठीक है, इसने समृद्धि के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए मूल्य की स्थिरता, इसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो है मौद्रिक नीति को निर्देशित किया था। ठीक है, जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसको निर्देशित किया था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारतीय रिजर्व जो RBI एक्ट 1934 है, उसमें संशोधन कर एक मौद्रिक नीति समिति बनाई गई थी। अच्छा, मैंने जो इससे पहला लेक्चर बनाया था ना, इसी के जो 3 आर्टिकल पढ़े थे, उसमें गलती से जो GST काउंसिल थी, ठीक है, GST काउंसिल में, तो GST काउंसिल में मैंने गलती से इसका डाटा बता दिया था। ठीक है, वो गलती से हो गया था, तो उसे देख लेना। GST काउंसिल जो मैंने बताया था ना कि 3 हमारे RBI के मेंबर होते हैं और 3 केंद्र के होते हैं, वो इसके होते हैं। ठीक है, मौद्रिक नीति समिति के। GST में क्या होता है? 33 मेंबर होते हैं, और जिसका हेड कौन होता है? जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, जो कि हमारी अभी निर्मला सीतारमन जी है। ठीक है, तो उसमें देख लेना एक बार, करेक्ट से कर लेना। तो हमारे जो इसने क्या किया, मौद्रिक नीति समिति को बनाया गया, MPC, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसमें 6 सदस्य होते हैं, जिसमें 3 आंतरिक जो कि RBI के होते हैं, और इसका अध्यक्ष भी RBI का गवर्नर होता है, और मौद्रिक नीति के प्रभारी डिप्टी गवर्नर होते हैं, और RBI के सेंट्रल बोर्ड द्वारा नामित एक RBI अधिकारी शामिल होता है। ठीक है, 3 हमारे जो है केंद्र सरकार के होते हैं, नियुक्त किया जाता है। ठीक है, बाह्य सदस्यों को अर्थशास्त्र या बैंकिंग, इन तीनों मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए। अर्थशास्त्र, बैंकिंग अथवा वित्त या मौद्रिक नीति के क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव होना चाहिए। जो MPC होते हैं उसको मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत दरों के निर्धारण का कार्य सौंपा जाता है। ठीक है, जो मॉनेटरी पॉलिसी जो हमारी डिसाइड होती है, वो इसके द्वारा उसका निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो इसका हमने देखा था मुद्रास्फीति कितने से कितने होनी चाहिए, मिनिमम 2 मैक्सिमम 4। ठीक है, और इसकी समीक्षा कितने उसमें करी जाती है? 5 वर्षों में इसकी समीक्षा की जाती है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह अधिनियम मुद्रास्फीति लक्ष्य की समीक्षा आवश्यकता को इंगित करता है, ना कि समग्र रूप से पूरे फ्रेमवर्क को। ठीक है, जो हमारा ये है जो मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण है, ये सिर्फ मुद्रास्फीति को हमारा एम करता है। ठीक है, पूरे फ्रेमवर्क को नहीं, हम सिर्फ इसको मुद्रास्फीति को ही कैलकुलेट करेंगे इससे। ठीक है, इसकी कार्य पद्धति कैसे है? जो MPC है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसमें जो है नीतिगत दर जो मुद्रास्फीति से भिन्न है, उसका निर्धारण MPC के सदस्यों के द्वारा बहुमत द्वारा होता है। ठीक है, मतों के बराबर होने पर RBI गवर्नर जो है वोट डाल सकता है। मौद्रिक नीति जो MPC है, उसको वर्ष में कम से कम 4 बैठक करनी पड़ती है। ठीक है, 4 बैठक करेंगे मैक्सिमम, मतलब ज़्यादा करनी पड़ेगी इतनी। तो MPC द्वारा अंगीकृत किए गए प्रस्ताव को MPC की बैठक के बाद अनिवार्य रूप से प्रकाशित करना होगा। ठीक है, उन्हें जो है ज़रूरी से प्रकाशित करना होगा, जो भी बैठक का जो कंक्लूजन निकलेगा। RBI को MPC की प्रत्येक बैठक के बाद उस बैठक का लिखित ब्यौरा देना होगा।
आरबीआई को वर्ष में 2 बार मौद्रिक नीति पर रिपोर्ट अवश्य प्रकाशित करनी होगी। ठीक है, उस रिपोर्ट में मुद्रास्फीति के स्रोत और मुद्रास्फीति, ठीक है, उस मुद्रास्फीति में मुद्रास्फीति के स्रोत और मुद्रास्फीति के अल्पावधि एवं मध्य अवधि के पूर्वानुमान को रेखांकित किया जाना चाहिए। इसके अलावा इस अधिनियम द्वारा इस बात का भी प्रावधान है कि मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने में अगर विफल रहे, ठीक है, तो उन्हें केंद्र सरकार को बताना होगा, और केंद्र सरकार को और क्या बताना होगा कि विफल होने के क्या कारण रहे, उपचारात्मक कार्रवाई क्या रहेगी। इसके बाद उपचारात्मक कार्रवाई को लागू करने के बाद उस समय का अनुमान जिसमें इस लक्ष्य को दोबारा से हम प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, मुद्रास्फीति में भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण का प्रदर्शन, अगर प्रदर्शन देखें तो मुद्रास्फीति पर सबसे पहले नियंत्रण किया। ठीक है, 2014 से पहले 10% थी मुद्रास्फीति हमारी। ठीक है, लेकिन इन्फ्लेशन टारगेटिंग को अपनाए जाने के बाद यह घटकर सुविधाजनक स्तर पर आ गई। उदाहरण के लिए अक्टूबर 2016 से मार्च 2020 के बीच ये एवरेज 4% रही। मुद्रास्फीति अनुमानों में स्थिरता, इसमें स्थिरता आई इन्फ्लेशन टारगेटिंग प्रणाली को अपनाने के बाद। वित्तीय पेशेवरों की मुद्रास्फीति संबंधी जो पूर्वानुमान थे और इन पूर्वानुमानों के प्रति जो परिवारों की प्रतिक्रिया थी, ठीक है, जो रिएक्शन थी परिवारों की, उसमें कमी आई। ठीक है, क्योंकि मुद्रास्फीति स्थिरीकरण हो गया उससे। यद्यपि परिवारों की मुद्रास्फीति संबंधी अपेक्षा लगातार वास्तविक परिणामों से अधिक बनी हुई थी। इसी का परिणाम है कि वास्तविक मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई। अब मुद्रास्फीति अपेक्षा को कम प्रेरित करती है। अगर इसमें मान लीजिए अब अगर वृद्धि भी होती है, ठीक है, तो वो जो है कम प्रेरित करेगी, मतलब उससे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना पहले पड़ रहा था, क्योंकि पहले ही 10% थी 2014 से पहले। अगर उसमें थोड़ा सा भी इंक्रीज होता तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता था, पर अब एक उसमें आ चुकी है 4% के अंदर। ठीक है, तो उससे अब अगर थोड़ी बहुत बढ़ भी जाते तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। जो हमारी एंटी इन्फ्लेमेशन क्रेडिबिलिटी है उसके बेहतर होने का हमारे संकेत है। उसके अलावा सहायक चर होता है, उनका व्यवहार भी इससे चेंज होता है। ठीक है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग से क्या हुआ है, जो हमारी एक्सचेंज रेट है, जो हमारा डॉलर के कंपैरिजन में हमारा रुपया है, और जो इक्विटी मार्केट है, जो शेयर मार्केट होता है ना, आदि सहायक चरों पर स्थिरीकरण प्रभाव पड़ा है। उदाहरण स्वरूप मुद्रा बाजार की परिस्थितियां व्यापक रूप में जो है रेपो रेट में बदलाव के साथ व्यवस्थित और क्रमबद्ध होती रहती है। ठीक है, हम रेपो रेट से इसको जो है कम करते रहते हैं मुद्रास्फीति को। उसके अलावा क्या है, जो हमारी नीतिगत दर है, नीतिगत स्तर है, उस पर विविधता की अभिव्यक्ति में वृद्धि हुई है। ठीक है, जो हमारे बाह्य और आंतरिक मेंबर है वो क्या रहते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र दृष्टिकोण रहता है उनका। ठीक है, डिपेंडेंसी नहीं है कि सेंटर की आरबीआई पे होगी हो या आरबीआई मेंबर की सेंटर से होगी हो। उनके जो है जो दृष्टिकोण है वो अभी भी स्वतंत्र है। यह मौद्रिक नीति ढांचे की बढ़ी हुई मजबूती का सूचक है, जो अप्रत्यक्ष रूप से मूल्य स्थिरता और आर्थिक समृद्धि के बीच एक सूक्ष्म संतुलन को सुनिश्चित करता है। ठीक है, अब इसकी चुनौती देखते हैं, चुनौतियाँ क्या है जो हमारा मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण है। सबसे पहले इसके संकीर्ण उद्देश्य हैं। ठीक है, कुछ विशेषज्ञों का ये तर्क है कि जो आरबीआई का उद्देश्य है ना, वो आर्थिक समृद्धि और स्थिर विनिमय दर और वित्तीय स्थिरता, इन मापदंडों को जो है ध्यान में नहीं रख रहा है। ठीक है, मतलब वो सिर्फ मुद्रास्फीति की तरफ अग्रसर है। यह केवल मुद्रास्फीति को लक्षित करना स्वयं को सीमित नहीं कर पाता है। उदाहरण के लिए अगर कुछ हितधारकों का मानना है कि आरबीआई आसानी से दरों में कटौती नहीं करता है तथा उतनी कटौती नहीं करता जितना हितधारक चाहते हैं। ठीक है, मतलब उनका ये कहना है कि वो सिर्फ मुद्रास्फीति कंट्रोल में आ जाए, उसके अलावा उसे कुछ नहीं, मतलब किस चीज़ पे ध्यान नहीं जाता। मुद्रास्फीति अगर कंट्रोल में आई तो वो उतनी दरों में कटौती नहीं करता, ठीक है, जितना हितधारक उनसे चाहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि यह समृद्धि को उतना महत्व नहीं देता जितना महत्व यह मुद्रास्फीति को देता है। ठीक है, उसके अलावा प्रभावी इन्फ्लेशन टारगेटिंग की जो पूर्व आशंकाएं हैं, जैसे केंद्रीय बैंकों की स्वतंत्रता, सुविकसित वित्तीय बाजारों, लचीली विनिमय दरों। ठीक है, इन्फ्लेशन के दीर्घकालिक सफल कार्यान्वयन की ये पूर्व शर्तें होती हैं, मतलब पहले से उन्हें ये सिस्टम चाहिए। ठीक है, सब कुछ सुविकसित तरीके में चाहिए। ठीक है, भारत समेत अधिकांश उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं निकट भविष्य में इसे पूरा करने में शायद सक्षम ना हो पाए। इस पूर्व शर्तों को पूरा नहीं करने का परिणाम यह हो सकता है कि देश में इन्फ्लेशन टारगेटिंग प्रणाली का संचरण तंत्र बहुत मजबूत ना हो सके। ठीक है, मतलब जो आपकी इन्फ्लेशन है उसको ये तीनों चीज़ चाहिए, जब भी वो जो है काम कर सकती है अपना, मतलब काम कर सकती है इन द सेंस जब भी हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, पर फ्यूचर में ये नहीं होगा कि ये तीनों चीज़ हमें सुविकसित मिलेगी। ठीक है, तो ऐसा बोला जा रहा है कि फ्यूचर में ये शायद पॉसिबल ना हो उतना तंत्र। उदाहरण स्वरूप कभी कभी आरबीआई रेपो रेट में किया गया बदलाव प्रभावी तरीके से मुद्रास्फीति स्तर पे परिलक्षित नहीं हो पाता है। ठीक है, जैसे कि अब इससे अगला आर्टिकल हम देखेंगे
जो मुद्रास्फीति वो है जाल है उसके बारे में है, तो वो इसी को एक्सप्लेन करेगा इस पॉइंट को, ठीक है। विशुद्धता और डेटा की सीमित उपलब्धता का होना ना होना, मतलब हमारे पास जो डाटा है वो काफ़ी कम है, ठीक है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग व्यवस्था को मध्यकालिक मुद्रास्फीति अनुमानों और जो हम जैसे मुद्रास्फीति को जो कैलकुलेट करते हैं वो इन पे करते हैं। मध्यकालिक मुद्रास्फीति का जो अनुमान है, आर्थिक समृद्धि का कोई पूर्वानुमान है, विदेशी निवेश के कोई अनुमान है, जैसे वित्तीय स्थिरता के अन्य संकेतकों में विशाल मात्रा में डेटा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। इन सब की हमें डाटा की ज़रूरत होगी तभी हम मुद्रास्फीति को कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। जबकि हमारे पास संकेतकों का एक कोष जो है सीमित है जिसे आरबीआई यूज़ करता है। इसके अतिरिक्त आरबीआई समेत कई संस्थाओं ने दिए गए डेटा की शुद्धता या सटीकता पर भी प्रश्न उठाए हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा समय अंतराल पे मिलती है, ठीक है। ये जो 3 डाटा हैं इन्हें हम ज़रूरत पड़ती है और ये जो है काफ़ी टाइम बाद मिलते हैं, मतलब समय अंतराल पे जो है आपको प्रोवाइड होते हैं आरबीआई को। उसके अलावा मांग आधारित मुद्रास्फीति प्रणाली के लिए निर्मित यह तर्क दिया जाता है कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग प्रणाली मुख्य रूप से उन देशों के लिए बनी है जहाँ जो मुद्रास्फीति का कैलकुलेट करते हैं ना वो हम डिमांड पे करते हैं, ठीक है। जबकि भारत में जो है ये सप्लाई पे कैलकुलेट होती है, ठीक है। जब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास सप्लाई देखते हैं कि अगर हम ये मानते हैं कि अगर सप्लाई किस चीज़ की बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है अगर सप्लाई, तो उसका जो वो होगा ना डिमांड वो अपने आप ही कम हो जाएगी, मतलब उसका रेट जो है प्राइस जो है वो अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है। जबकि दूसरे देश क्या करते हैं, अगर डिमांड किस चीज़ की ज़्यादा है वो ये मानते हैं कि तो उसकी सप्लाई अपने आप ही कम हो जाएगी, ठीक है। डिमांड सप्लाई कर्व आपने देखा होगा बेसिक, अगर आपने वो जब पढ़े होंगे अर्थव्यवस्था। उसके अलावा कोविड-19 और इन्फ्लेशन टारगेटिंग की अगर बात करें तो इस महामारी से महामारी का प्रकोप और अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव एक अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न करता है, जहां अर्थव्यवस्था को जो है नकारात्मक आपूर्ति के आघातों के साथ नकारात्मक मांग के आघात, मतलब जो सप्लाई है वो भी नेगेटिव में जा रही है और जो हमारी डिमांड है वो भी नेगेटिव में जाएगी, ठीक है। मांग भी कम होगी क्योंकि आपके पास मतलब जो पब्लिक है उसके पास पैसा नहीं है, और सप्लाई वाला जो बनाने वाला है वो भी क्या सोचेगा कि मांग नहीं आएगी, अब कोविड की वजह से पैसा कम है लोगों के पास, तो वो भी नेगेटिव में चली जाएगी, ठीक है। इसका कारण यह भी है कि कंपनियां निवेश परियोजनाओं को रोककर रखती है और परिवार द्वारा दी की जाने वाली जो निवारक बचत है उसमें वृद्धि होती है। वो जो अपने पास पैसे रखते हैं ना बचा के, तो उसमें ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, उसकी आय में भी गिरावट देखी जाती है, ठीक है। यह है इन्फ्लेशन टारगेटिंग व्यवस्था के लिए जो है भ्रम पैदा कर सकता है, क्योंकि नीतिगत दरों में वृद्धि आगे मांग और आर्थिक समृद्धि में गिरावट ला सकती है। इसके अतिरिक्त नीतिगत दरों में अगर आप कटौती करेंगे तो मुद्रास्फीति बढ़ सकती है, ठीक है। अगर मॉनेटरी पॉलिसी को आप बढ़ा देंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, डिमांड और आर्थिक समृद्धि उसमें गिरावट आ जाएगी। अगर जो मॉनेटरी पॉलिसी है, नीतिगत दर है, उसमें आप कटौती कर देंगे तो मुद्रास्फीति बढ़ सकती है, पैसा ज़्यादा हो जाएगा मार्केट में, ठीक है। और बाजार भागीदारों का इन्फ्लेशन टारगेटिंग व्यवस्था पर भरोसा कम हो जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप एमपीसी के निर्णय अनु अनुत्पादक होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अगले आर्टिकल में हम देखेंगे कि कैसे जो है अनुत्पादक होने शुरू हो जाएंगे। देखिए ये अगर आपको इकोनॉमी अगर अच्छे से कवर करनी है तो आपको जो है इसके बेसिक काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, क्योंकि जो मैं ये सब बता रहा हूँ ये सब उसकी बेसिक की वजह से, जो बेसिक जिसके अच्छे पढ़े होंगे जिसने वो ईजिली अंडरस्टैंड कर लेगा इसे, ठीक है। अभी मैं जो ये कंप्लीट होगी इसके बाद कोशिश करूँगा कि जो है कुछ बेसिक के 2-3 चैप्टर मेन बना के डाल दूँ चैनल पे ही। उसके अलावा सुरक्षात्मक दृष्टि से एक इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए जो सेंट्रल बैंक होता है उसके द्वारा उठाया गया उचित कदम यह होना चाहिए कि जो दर है उसमें कटौती करें या कम से कम इनमें वृद्धि करने से बचे, ठीक है। तो दरों में कटौती करें या इनमें वृद्धि करने से बचे। अब देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो इन जो अपस्फीति है, डिफ्लेशन या फिर इन्फ्लेशन, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, पैसा ज़्यादा हो जाता है, इसमें क्या होता है पैसा कम होता है। कोई भी देश डिफ्लेशन कभी नहीं लाना चाहेगा, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन में क्या होता है पैसा ज़्यादा होता है तो उसे वो आराम से जो है सोख सकते हैं बाजार से, ठीक है। पर डिफ्लेशन में क्या हो जाता है कम हो जाता है तो मार्केट में पैसा लाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है ना। तो जैसे कि 2008 के जो अमेरिका में आया था तो उसमें भी यही हुआ था, पैसा कम हो गया था, ठीक है। तो ये कोई देश नहीं चाहेगा कि डिफ्लेशन हो, इन्फ्लेशन हो जाए पर उसे कंट्रोल वे में करें, ठीक है। तो इसकी जो नेगेटिव आपूर्ति है उसका आघात अस्थायी हो तब उसमें या तो दरों में कटौती करें या उसमें कम से कम वृद्धि करें, वृद्धि ना करें, ठीक है। यदि आघात अस्थायी है तो कीमतें और जो मुद्रास्फीति है वो उच्च होगी, लेकिन भविष्य में कीमतें कम होगी और मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और अपस्फीति भी हो सकती है,
ठीक है, पैसा आप जो है सोख रहे बाज़ार से, पर इतना भी ना सोख ले कि वो अपस्फीति में कन्वर्ट हो जाए। इसलिए जो केंद्रीय बैंक है उसको वर्तमान समय की मुद्रास्फीति को देखने में सक्षम होना चाहिए और साथ ही साथ अपनी मुद्रास्फीति पूर्वानुमान का निर्धारण करते समय अपेक्षाकृत लंबे समय अवधि को भी ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, इन चुनौतियों से निपटने के लिए जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग व्यवस्था है उसको अधिक सुदृढ़ करने के लिए और क्या कर सकता है आरबीआई, जो हमारी मौद्रिक नीति है और राजकोषीय नीति है उसके बीच जो है समन्वय कर सकता है। विश्व के कई जो बैंक हैं जैसे कि ब्रिटेन में ट्रेजरी जो वित्त मंत्रालय है उसका एक मताधिकार रहित प्रतिनिधि होता है, मतलब मताधिकार जो मत नहीं दे सकता। ठीक है, तो जो मत ही नहीं दे सकता उसका इंटरेस्ट ये रहेगा कि वो बिना हस्तक्षेप किए जो है इनमें समन्वय स्थापित कर सकता है। ठीक है, तो जो केंद्रीय बैंक की बैठकों में सम्मिलित होता है वह वित्त मंत्रालय के विचारों को व्यक्त व्यक्त करता है और चर्चाओं में भाग लेता है। एक मताधिकार रहित सरकारी सदस्य क्या करेगा, बिना हस्तक्षेप किए समन्वय स्थापित करने का एक विकल्प है। यह मुद्रास्फीति और आर्थिक समृद्धि के बीच अति आवश्यक संतुलन सुनिश्चित कर सकता है। उसके अलावा डेटा संग्रह और विश्लेषण ढांचा जो है उसमें सुधार कर सकते हैं। ठीक है, जो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग विधेयक है 2019 उसके प्रारूप की तर्ज पर जो है डेटा संग्रह की पद्धतियाँ और ढांचे में सुधार करने पर विचार किया जा सकता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा तरलता पाश या फिर जो लिक्विडिटी ट्रैप होता है। ये होता क्या है, जैसे कि हमारे जब मुद्रा अपस्फीति आ जाती है ना, जो डिफ्लेशन होता है, तो बैंक क्या करता है, जो उनकी बैंक रेट होगी ना, आरबीआई क्या करता है, मतलब केंद्रीय बैंक क्या करता है, जो उनकी बैंक रेट होगी उसको कम कर देता है, ताकि जो निवेशक है, जो उद्योगीकरण मतलब जो उद्योग लगाते हैं ये सब जो होते हैं, वो जल्दी से जल्दी लोन लें और अपना कार्य शुरू करें। इससे क्या होगा, मार्केट में पैसे का इनफ्लो बढ़ जाएगा। ठीक है, तरलता लिक्विडिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। पर तरलता पास में क्या होता है, बैंक रेट बैंक ने कम किया, जो केंद्रीय बैंक है वहाँ का सेंट्रल बैंक है, पर फिर भी जो निवेशक होते हैं ना वो उत्साहित नहीं होते, मतलब वो जो है इन्वेस्ट नहीं करते, तो वो एक तरह से हम बोल सकते हैं उसे तरलता पास हो जाता है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा बताया गया था, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसकी मुख्य जो अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ, उनके द्वारा वैश्विक अर्थव्यवस्था संभवतः तरलता पास या चलनिधि जाल की ओर अग्रसर हो रही है इस टाइम पे। ठीक है, ये होता क्या, लिक्विडिटी ट्रैप जो अभी मैंने बताया उसी को तरलता पाश एक ऐसी विरोधाभासी आर्थिक स्थिति है जिसमें ब्याज दरें बहुत कम हो जाती हैं और बचत दर बहुत उच्च हो जाती है। ठीक है, फलस्वरूप मौद्रिक नीति अब अप्रभावी हो जाती है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो हमारी अप्रभावी हो जाएगी। इसके कारण एक ऐसे आर्थिक परिवेश का सृजन होता है जहां अर्थव्यवस्था में सृजित अतिरिक्त मुद्रा या मुद्रा आपूर्ति से निवेश को बल नहीं मिलता है। इसके स्थान पर उक्त मुद्रा और मुद्रा आपूर्ति को जो सेविंग्स होती है उसके रूप में प्रयोग किया जाता है। जो भी पैसा होता है ना वो निवेशक क्या करते हैं, अपने बचत खाते में जमा कर लेते हैं। फलतः अर्थव्यवस्था पहले की भांति समान तरलता स्तर पर बनी रहती है। दूसरे शब्दों में तरलता पाश को के कारण नए निवेश को बल नहीं मिलता है। ठीक है, तो क्या वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है वो तरलता पाश के जाल में फंसती जा रही है। ठीक है, तो वर्तमान महामारी द्वारा उत्पन्न हुई आर्थिक स्थिति ने निम्नलिखित आर्थिक परिणामों को सामने लाया है। ठीक है, क्या परिणाम है, सबसे पहला है अत्यधिक निम्न ब्याज दरें। ठीक है, जो विश्व स्तर पे अगर हम बात करें तो 60% देश है जो इस टाइम पे, उनमें से जिसमें 97% जो है उन्नत अर्थव्यवस्था है, मतलब जो सिक्स मान लीजिए 100 देश है। ठीक है, उनके 60% मतलब 60 देश जो हैं उन्होंने अर्थव्यवस्था को कम किया, और इस 60 का भी 97% इसमें ऐसे हैं जो उन्नत जो देश हो, 97 मतलब इसका 97। ठीक है, इसको 97 से मल्टीप्लाई करने पे जितने देश आएंगे वो उन्नत अर्थव्यवस्थाएं हैं। ठीक है, इनके केंद्रीय बैंकों ने नीतिगत ब्याज दरों को नीचे लाकर 1% से भी कम कर दिया है। साथ ही विश्व के जो 1/5 अर्थव्यवस्थाओं में ये दरें ऋणात्मक हैं। ऐसे में यदि निकट भविष्य में एक और आर्थिक झटका अगर सामने आए तो केंद्रीय बैंक के पास कोई विकल्प ही नहीं है, क्योंकि आपके जो पहले ही बैंक रेट जो है नेगेटिव में कर रखे आपने 15 देशों ने, तो उनके पास कोई भी विकल्प नहीं रह जाएगा। ठीक है, और अधिक कटौती करने का शायद ही कोई अवसर होगा। वैश्विक मांग अब भी सुस्त है, जो डिमांड है वैश्विक वो अब भी सुस्त है। अत्यधिक निम्न ब्याज दरों के बावजूद कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण वैश्विक मांग अब भी जो है सुस्त है। संभावित जो करेंसी वॉर है उसका खतरा हो सकता है। ठीक है, करेंसी वॉर आपने देखा होगा, जो चाइना और कुछ टाइम पहले चाइना और अमेरिका के बीच में हो गया था। पहले ट्रेड वॉर हुआ था, फिर करेंसी वॉर हो गया था। करेंसी वॉर में क्या होता है, जैसे जो अमेरिका है और जो चाइना है इसने क्या कर दिया था,
अपनी जो करेंसी थी ना, इसकी जो वो होता है अवमूल्यन, आपने पढ़ा होगा, अवमूल्यन कर दिया था। तो उससे क्या हो गया, निवेशक यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में निवेश करने लगे, ठीक है, और इसका डॉलर सेम रहा, ठीक है, जो डॉलर होता है इसका सेम रहा। तो इन निवेशकों ने यहाँ पे कर दिया, तो उससे क्या होगा, इसका जो उत्पाद ये बना के बेचते हैं उसकी मात्रा बढ़ गई, और देशों में जो ट्रांसपोर्ट की मात्रा होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसका जो इनफ्लो होता है ना मनी का, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसकी वजह से अमेरिका ने क्या किया कि उसे भी अपना जो डॉलर था वो मार्केट में और ज़्यादा जो लिक्विडिटी थी वो बढ़ानी पड़ी, ठीक है, क्योंकि वो स्थिर नहीं रख सकता था उस समय पे, ठीक है। तो इससे जो है दोनों के बीच में वो कम करता जा रहा था, और उसने अगर वो नहीं बढ़ाता तो उसके मार्केट में कमी हो जाती है उससे, क्योंकि यहाँ पे अगर जो मान लीजिए आपने निवेश किया, कोई उत्पाद यहाँ पे बेच रहा है, तो यहाँ का पैसा भी तो जाएगा फिर यहाँ पे, है ना, अमेरिका का पैसा यहाँ पे जाएगा, जो अगर उत्पाद एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा तो, ठीक है। तो उसकी वजह से उसे अपने जो लिक्विडिटी थी वो बढ़ानी पड़ी थी, ठीक है। तो ये करेंसी वॉर होता है, इसका भी खतरा बढ़ता जा रहा है। ब्याज दरों में कमी के कारण पूरे विश्व में मुद्रा आपूर्ति बढ़ेगी, जो व्यापार क्षेत्र में विनिमय दरों के नीचे गिरने के कारण मुद्रा युद्ध भी शुरू हो सकता है। उसके अलावा विकासशील देशों तक पहुंचने वाला प्रभाव, जो विकासशील देश हैं सामान्यतः हाई एवरेज इंटरेस्ट रेट है, उनके कारण विकासशील देशों में इस समय के उभरने की संभावना नहीं होती है। लेकिन हाल ही में पेरू और चिली की अगर बात करें, तो ऐसे विकासशील देशों ने अपनी खराब अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उधार लेने की लागत का लगभग जीरो कर दिया, ठीक है, ब्याज दरें उनकी ज़ीरो पे पहुंच गई, ठीक है, जो तरलता जाल का संकेत कर रहा है। तो अगर भारत के लिए बात करें, तो लॉकडाउन के प्रभावों के दूसरे चरण में भारत को आगे चलकर मांग में पुनः कमी देखना पड़ सकता है, जो भारत की अर्थव्यवस्था में गिरावट लाएगा। इस संदर्भ में अगर आरबीआई का अनुमान है कि अगले 3 महीने तक जो है कुछ समय बाद तक के अंदर मुद्रास्फीति अगर 6% से नीचे आने में नाकाम रहेगी, तो इसका अर्थ क्या होगा कि भारत भी तरलता जाल में फंसता जा रहा है। ज्ञातव्य है कि जो रेपो रेट है उसको 4% के करीब लाया गया है। अब वर्तमान भारत समय के लिए इसी राजकोषीय और मौद्रिक नीति के संदर्भ में एक सतर्क दृष्टिकोण की मांग करता है। अगर हम उपचारात्मक उपाय की बात करें, तो उसमें क्या कर सकते हैं, वैश्विक तालमेल से राजकोषीय प्रोत्साहन, मतलब जो राजकोषीय नीति निर्माता है उसको नगद हस्तांतरण को बढ़ावा देना चाहिए। किसके माध्यम से, जो भी हमारे डिजिटल अवसंरचना है, स्वास्थ्य सुविधा है, उनमें पर्यावरण संरक्षण है, इसके क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश को समर्थन करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा मौद्रिक नीति के क्षेत्र में समन्वय और सामूहिक तौर पर इसे सरल बनाना चाहिए। बढ़ा हुआ वैश्विक समन्वय संभावित रूप से वैश्विक जो डिफ्लेशन है, अपस्फीतिकारी है, उसके परिदृश्य को रोक सकेगा। अन्यथा लंबे समय तक जारी रहने में यह मंदी का, अगर ज़्यादा टाइम तक डिफ्लेशन रह जाता है तो वो मंदी का कारण हो जाता है, ठीक है। और ये सबसे जो है बुरी चीज़ होती है मंदी, इसको कोई भी देश नहीं चाहेगा कि उसके जो देश में मंदी की स्थिति आए, ठीक है। यह क्वांटिटेटिव ईजिंग के समान हो जाता है जिसे यूएसए ने शुरू किया था, ठीक है। ये क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या होता है, जैसे 2008 में जब पैसे की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, तो जो वहाँ का सेंट्रल बैंक होता है ना, जैसे हमारा आरबीआई है, ठीक है, इंडिया में, तो आरबीआई क्या करेगा, जो हमारी वो होगी ना बैंकों की प्रतिभूतियाँ होती हैं, सरकारी प्रतिभूतियाँ, उनको परचेज़ कर लेता है, ठीक है। उनसे बैंकों के पास पैसा जाएगा, तो मार्केट में बैंक जो है पैसा देंगे तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसे बोलते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग, इसको अमेरिका ने शुरू किया था। तो मौद्रिक नीति में ढील देने या अर्थव्यवस्था में बड़ी मात्रा में मुद्रा के प्रवाह को करने के लिए क्वांटिटेटिव ईजिंग नाम से जाना जाता है। आर्थिक संकट के दौरान केंद्रीय बैंक सरकारी बॉन्ड की परंपरागत खरीद और बिक वाली की जगह क्वांटिटेटिव ईजिंग के तहत बड़ी संख्या में वित्तीय संसाधन खासकर बॉन्ड की खरीदारी करते हैं। वैश्विक आर्थिक व्यवस्थाओं को पुनर्बहाल करना, वैश्विक व्यवस्था जैसे व्यापार समझौते, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, इनका पुनर्मूल्यांकन करने से तरलता को बढ़ाने, बेहतर निवेश का मार्ग प्रशस्त करने में सहायता मिल सकती है, ठीक है। देखिए अगला आर्टिकल क्या है, जो हमारा एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और हमारा प्रोक्योरमेंट, मतलब उसकी सरकारी खरीद, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या हुआ है, जो हाल ही में पारित कृषि सुधार अधिनियम, उसके किसानों ने यह आशंका जो उत्पन्न की है कि जो एमएसपी है उसकी उसको व्यवस्था को अब समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके मामले में भारत में सरकारी खरीद व्यवस्था की बात करें, तो भारत में सरकारी खरीद की व्यवस्था किसानों के लिए एक सुनिश्चित बाजार के रूप में कार्य करती है, ठीक है।
और फसल प्रतिरूप या मार्गदर्शन करने तथा उत्पादन को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकारी खरीद को संभव करने के लिए सरकार कृषि उपज के लिए जो है एमएसपी की घोषणा कर कृषि उपज हेतु एक आधार मूल्य या न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है। मतलब सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है कि हाँ आपको, मान लीजिए गेहूँ है तो हाँ 25 रुपये किलो आपको, इससे कम कोई नहीं देगा। ठीक है, सरकार ये डिसाइड कर देगी तो इससे नीचे कोई नहीं दे सकता। ठीक है, तो उसके अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य है जो सरकारी खरीद के मूल्य के रूप में कार्य करता है और बाजार मूल्य बेंचमार्क के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, जिसमें 23 जो है कमोडिटीज़ होती है, मतलब जिनसें होती हैं, जिसमें 14 खरीफ है, 7 रबी है और कैलेंडर मतलब जो साल में एक बार आती है वो 2 फसलें हैं। इसके प्रतिवर्ष जो न्यूनतम समर्थन एमएसपी है उसको अधिसूचित करता है। ठीक है, सरकार इन 23 फसलों के अतिरिक्त 2 और फसलें गन्ना और जूट उसके लिए उचित और लाभकारी मूल्य को भी अधिसूचित करती है। सरकार द्वारा कृषि लागत और मूल्य आयोग जो कि CACP है उसके नामक स्वतंत्र निकाय की अनुशंसाओं के आधार पर एमएसपी को अधिसूचित करती है। ठीक है, तो इसके मामले में बहस क्या है, A2 बनाम C2 बहस। ठीक है, A2 का अभी हम यूज़ करते हैं और C2 पे बात चल रही है कि इसको यूज़ करना चाहिए। तो A2 है क्या है, जो उनका हम कैलकुलेशन करते हैं ना, जो कृषि लागत और मूल्य किसान द्वारा किए गए जो व्यय होता है उसके आधार पर एमएसपी निर्धारित होता है। तो उसका जो किया गया व्यय वो A2 से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसके बारे में अभी पढ़ा होगा आपने, अगस्त या उसके नेक्स्ट मंथ की मैगजीन में आया हुआ था। ठीक है, तो किए गए व्यय A2 को प्रोत्साहन उसमें क्या कैलकुलेट करते हैं, उत्पादन की लागत, आदान मूल्य में परिवर्तन, ठीक है, बाजार मूल्यों में जो रुझान है, मांग डिमांड सप्लाई की जो स्थिति है, अंतर फसल मूल्य समता, सामान्य मूल्य स्तर पर जो प्रभाव है, रहन सहन का जो लागत है उस पर प्रभाव है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य की स्थिति क्या है इस टाइम आदि पर विचार करके अनुमानित किया जाता है। ठीक है, अंतिम एमएसपी को किए गए जो व्यय होता है A2 तथा पारिवारिक श्रम के अनुमानित मूल्य के फलन के रूप में निर्धारित किया जाता है। ठीक है, जो उस पर पारिवारिक श्रम लगता है उसको भी इसमें कैलकुलेट किया जाता है A2 में। अब C2 में क्या कैलकुलेट किया जाता है, एक भिन्न लागत विधि पर विचार करने की मांग की गई है। C2 को अपनाने के जो है निम्नलिखित कारण है इसको अपनाने के। इसमें A2 संबंधित लागत के साथ साथ जो पट्टा होता है ना, जो लीज पे हम लेते हैं किसी भी भूमि को, उसके लिए भुगतान किया गया जो किराया है या फिर स्वामित्व वाली, मतलब जो उस पे लेते हैं, किराए पे लेते हैं, उसके भूमि के लिए जो अनुमानित किराया, या फिर स्वामित्व वाली जो फिक्स्ड कैपिटल अचल पूंजी होती है उस पर ब्याज लेते हैं। ठीक है, जो स्वामित्व वाली अचल पूंजी उस पर जो ब्याज लगता है, और पारिवारिक श्रम हेतु मजदूरी के अनुमानित मूल्य, इसको भी सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा C2 में क्या कैलकुलेट किया जाता है, जो लागत के 50% होती है उसको लाभ घटक के रूप में जोड़ा जाए। ठीक है, आपने ये सब कर दिया, पर ये सब तो जो उसने पैसा लगाया उसका है ना, अब कुछ बेनिफिट भी तो होगा, तो इसका प्लस में जो इसी का 50% ये बेनिफिट होगा उसका। ठीक है, तो ये C2 की कैलकुलेशन है, इसको यूज़ करने के ऊपर बात हो रही है अभी। देखिए इसके बाद क्या है, जो MSP पे उपयुक्त ढांचे के साथ साथ सरकार द्वारा वर्तमान सरकारी खरीद प्रणाली निम्नलिखित के अंतर्गत कार्यान्वित की जाती है। ठीक है, ये सब जो हम ऊपर पढ़ा है ये सब इन स्कीम के अंदर कार्यान्वित की जाती है। तो पहली स्कीम क्या है, मूल्य समर्थन योजना या फिर प्राइस सपोर्ट स्कीम। इसके अंतर्गत जो है अधिसूचित फसलों के मामले में जो भी है वो लागू होंगी, जो हमने ऊपर पढ़ी ना जितनी फसलें, उनके मामले में ये लागू होगी। बाजार हस्तक्षेप योजना, उनके अलावा जो बचे हुए हैं जैसे कि जो जल्दी सड़ जाते हैं, फल सब्जियां, अन्य बागवानी उत्पाद आदि का समर्थन जिनके MSP की घोषणा नहीं की जाती है। ठीक है, उसके अलावा मूल्य स्थिरीकरण कोष, यह उपभोक्ता को बढ़ते मूल्य से संरक्षण प्रदान करने वाली योजना है। मूल्य स्थिरीकरण, मूल्य को स्थिर करती है। ठीक है, अगर उसका मूल्य का जो बढ़ता मूल्य है उसको संरक्षण देती है। केंद्रीय पूल के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीद, इसके तहत जो गेहूं और धान है उसकी खरीद पर जो बफर मानदंड होते हैं उनको पूरा करने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए की जाती है। ठीक है, उसके बाद PM आशा, जो उसके माध्यम से आरंभ किए गए सुधार है। PM आशा क्या है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। इस योजना के मुख्य घटक क्या है, एक तो मूल्य समर्थन योजना, जो प्राइस सपोर्ट है ना, प्राइस सपोर्ट स्कीम। इस योजना के अंतर्गत जो है केंद्र एक नोडल एजेंसियों द्वारा, नोडल मतलब जो इन दोनों के बीच समन्वय करेगी, केंद्र और राज्य के बीच में कार्य करेगी। ठीक है, ऐसी एजेंसियों के द्वारा राज्य सरकारों की
सक्रिय भूमिका के साथ दालों, तिलहन, कोपरा इनकी भौतिक सरकारी खरीद की जाएगी। ठीक है, फिजिकली मतलब इन्हें सरकार द्वारा खरीदा जाएगा। इसके बाद मूल्य न्यूनता भुगतान योजना, इसके अंतर्गत क्या होगा, जो आपका ये होगा ना, जो एमएसपी होगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य, और जो हम उसे बेचेंगे उस मूल्य के बीच का जो भी अंतर होगा ना, उसको पूरा करने के लिए नीलामी का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, और नीलामी से जो पैसा आएगा वो डायरेक्ट जो किसान पंजीकृत होंगे ना उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके अलावा अगला पॉइंट क्या है, जो निजी खरीद एवं भंडारणकर्ता योजना है। ठीक है, इसकी प्रायोगिक परियोजना, जो पीडीपीएस है ना, अभी हमने पढ़ा, प्राइस डेफिशिएंसी पब्लिक स्कीम। ठीक है, उसके अतिरिक्त यह निर्णय लिया गया जो तिलहन की जो खेती है ना उसके लिए राज्यों को चयनित किया जाए, जिसमें एपीएमसी जो सरकारी मंडी होती है उसके प्रायोगिक आधार पर पीपीएस जो ये है ना पीपीएस उसका आरंभ करने का विकल्प उपलब्ध है। इसमें निजी भंडारकर्ता की भागीदारी, पहले क्या था, जो हमारे भंडारकर्ता थे निजी, उनको मना कर दिया गया था कि आप स्टॉक नहीं करेंगे किसी भी जो वो है खेती के जो वो होता है गेहूँ अनाज। ठीक है, पर अब जो है उन्हें अनुमति दे दी गई थी अक्टूबर में कि आप जो है इसे स्टॉक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर वर्तमान समस्याएं देखें तो सरकारी खरीद की सीमित पहुंच। ठीक है, जो सरकारी खरीद है उसकी पहुंच सीमित है, जैसे कि जो गेहूं के मामले में जो विपणन अधिशेष होता है, जो एक्स्ट्रा में जो गेहूं उगाया जाता है ना, ताकि वो अपनी जो खुद की उसकी निजी जो काम के लिए पैसे यूज़ करता है, या फिर जो उसका उपकरण खरीदना अपनी खेती के लिए जो वो उगाता है अधिशेष, उसकी लगभग 33% खरीद और 90% सरकारी खरीद केवल पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश, इन 3 स्टेट से होती है बस। ठीक है, तो इनकी पहुंच क्या है, लिमिटेड है सरकार की। न्यूनतम समर्थन जो एमएसपी है उससे जुड़ी सरकारी खरीद में शामिल की गई फसलों और भौगोलिक क्षेत्र के मामले में इसमें भी समानता का अभाव है। ठीक है, गेहूं और धान के किसानों को लाभ, अगर आप देखें तो मैक्सिमम जो किसान है वो यही दोनों फसलें उगाते हैं। ठीक है, इनके अतिरिक्त जो एमएसपी होता है वो मूल्य के तहत अधिसूचित जो जिनसे होते हैं उनकी खरीद पर बहुत उत्साहजनक नहीं रहा है। उदाहरण के लिए देखें तो तिलहन की सरकारी खरीद कुल उत्पादन का मात्र 0.66% रह गई है। ठीक है, तो मतलब इन दोनों की मेनली खेती होने लगी है। उसके अलावा जो है मूल्य समर्थन योजना का अकुशल संचालन। ठीक है, इस योजना के तहत जो दालों की कुल सरकारी खरीद है उस पर जो विपणन अधिशेष है उसका केवल 10% रही है, जो इसके अकुशल कार्यान्वयन को इंगित करता है। ठीक है, उसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना, ठीक है, जो मार्केट इंटरफेयर सिस्टम है उसके अंतर्गत जल्दी खराब होने वाली फसलें जो फल सब्जियाँ ये सब है, ठीक है, इनकी सरकारी खरीद अभी भी नगण्य बनी हुई है। उसके बाद कार्रवाई में विलंब, जो बाजार सहभागिता है उसने तर्क दिया कि जो संकट की स्थिति में जो सरकार की ओर से हस्तक्षेप होता है उसमें बहुत विलंब होता है। ठीक है, किसानों की तुलना में बिचौलियों को इससे ज़्यादा लाभ होता है। उत्पादन और उपभोग के प्रतिरूप में बदलाव। ठीक है, मूल्य और सरकारी खरीद आधारित हस्तक्षेपों ने चावल गेहूं की उच्चतर आपूर्ति सुनिश्चित की है। इस उच्चतर आपूर्ति ने चावल गेहूं भोग में वृद्धि के साथ साथ इसकी खेती में वृद्धि कर दी। मतलब मैक्सिमम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर गेहूं चावल खाने लगे तो उगाने वाले भी ये सोचते जो ज़्यादा यूज़ हो रहा है उसी को उगाओ। ठीक है, दोनों जो है उपभोग और उत्पादन दोनों बढ़ गया इसका। तो कैलोरी की अधिक वरीयता प्रदान करने वाले इस खाद्य सुरक्षा दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप पोषण संबंधी कमी की स्थिति उत्पन्न हुई है। ठीक है, इनसे सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जो हमारी प्रोटीन है और बाकी जितने भी मिनरल्स हैं वो दूसरी चीज़ों से मिलेंगे, तो वो उसकी जो खेती कम से कम हो रही है अब। तो इसके मामले में क्या किया जा सकता है, किसानों की आय को दुगना करने के लिए जो गठित समिति थी अशोक दलवई की अध्यक्षता में, उसकी रिपोर्ट द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाओं का सुझाव दिया गया। ठीक है, क्या क्या जो सुझाव है, सबसे पहले सरकारी जो खरीद है उसकी अधिक सुदृढ़ प्रणाली को अपनाया जाना। ठीक है, समिति ने यह अनुशंसा की जो वर्तमान सरकारी खरीद है योजनाओं को सुदृढ़ करने के अतिरिक्त इसका देशव्यापी कार्यान्वयन और सभी फसलों तक पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए अधिक से अधिक साधनों को विकसित और नियोजित करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ ऐसे मामलों में जहां फसल के मूल्य में जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है एमएसपी उससे अधिक गिरावट हो, वहां अनुक्रिया की गति और सरकारी खरीद इसको जो है प्रभावकारिता में इसमें सुधार लाना चाहिए। उसके बाद समायोजित बाजार हस्तक्षेप मूल्य से जुड़ी संभावित घटनाओं का परिणाम से भी प्रेरित होते हैं। किसी भी बाजार हस्तक्षेप की जो सीमा होती है और समय का उद्देश्य बाजार के मूल्य में उतार चढ़ाव को सामान्य करने और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण क्या है,
सामान्य रूप से फसल कटाई के तुरंत बाद, जैसे कि जो किसान है वो जब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में किसी जो एपीएमसी मंडी है उसमें ले जाता अपने गेहूँ या चावल बेचने के लिए, तो वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लेके जाता है, तो वहाँ के जो वो होते हैं ना खरीदार, वो कहते हैं कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा है, आप इसे कम रेट में दे जाओ। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एप्पल खरीदने जाते हैं ना, तो आप 1 किलो एप्पल लेंगे तो कहेंगे वो कहेगा ₹50, तो आप दे देंगे। आप वहीं पे अगर आप कहोगे मेरे को 100 किलो एप्पल चाहिए, ठीक है? तो आप कहोगे ठीक लगाओ, 50 से आप 45 या 40 करो, ठीक है? इसी टाइप से किसानों के साथ भी होता है। उसके अलावा सरकारी खरीद हस्तक्षेपों में विविधता लाना। जनसंख्या की पोषण सुरक्षा को संतुलित करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहित जो डिमांड एंड सप्लाई है, उससे संबंधित जो रणनीति है उस पर भी पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए इस तरह के हस्तक्षेपों का उद्देश्य जनता को विभिन्न प्रकार के पोषण प्रदान करना, अप्रासंगिक नीतियों का पूर्व निर्धारण या निश्चित समय पर उन्मूलन इनका सुनिश्चित करना। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल है 3.6 जो उत्पादन से संबंधित जो प्रोत्साहन योजना है, पीएलआई स्कीम। ठीक है, तो पीएलआई ने जो है 10 क्षेत्रों को इसमें शामिल किया है, घोषणा की है इसमें शामिल करने की। ठीक है, मतलब ये ऐसे होता है जैसे कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक्स है, अगर उसमें जो निवेश करते हैं ना, उनको अगर वो हमें लगता है कि कम है, तो हम क्या करते हैं उनकी जो वो होता है ना जो बनाने के लिए जो ब्याज दर होती है उसमें कुछ परसेंट की हम छूट दे देते हैं। ठीक है, ताकि वो प्रोत्साहित हो। ठीक है, तो इसके लिए जो पीएलआई वो है क्या, उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन से तात्पर्य है उत्पादकों को दी जाने वाली छूट से है। ठीक है, जो माल बन जाता है उनके द्वारा उस पर हम इस छूट को दे देते हैं। इस छूट की गणना उत्पादक की बिक्री को एक निश्चित प्रतिशत के रूप में की जाती है। कुल बिक्री या वृद्धिशील बिक्री हो सकती है। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना ने विनिर्माता की वृद्धिशील बिक्री पर 4 से 6% की पहले ही जो है छूट दी जा चुकी है। इसके लिए पीएलआई योजना के अंतर्गत भारत में जो विनिर्मित वस्तु है उसकी वृद्धिशील बिक्री पर पात्र कंपनियों को कुछ वर्ष के लिए एक निश्चित प्रतिशत तक प्रोत्साहन राशि प्रदान की है। ठीक है, जो कंपनी है जिन्होंने माल बना लिया है, ठीक है, अब उनको बिक नहीं रहा है, तो वो कुछ परसेंट उन्हें छूट दर दे देते हैं। ठीक है, इसके अलावा भारत में सरकारी घोषणा और पीएलआई योजना। इस घोषणा से पहले जो है केंद्र द्वारा पीएलआई योजना को मोबाइल विनिर्माण में यूज़ किया गया। विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों में महत्वपूर्ण मुख्य प्रारंभिक सामग्री, औषधि मध्यवर्ती और सक्रिय औषधि सामग्री, चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण के लिए आरंभ किया जा चुका है। ठीक है, इन इन सेक्टरों में इन्होंने पहले ही छूट दे दी है। इसके अलावा और किन किन सेक्टरों में छूट दी है, उन्नत रासायनिक, सेल वाली बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी उत्पाद, ऑटोमोबाइल ऑटो घटक, औषधि क्षेत्र की औषधि, दूरसंचार एवं नेटवर्किंग उत्पाद, वस्त्र उत्पाद जो होता है, ठीक है, खाद्य उत्पाद, फूड प्रोसेसिंग जो होता है, उच्च दक्षता वाले सोलर पीवी मॉड्यूल जो होते हैं, ठीक है, वाइट गुड जो एसी और एलईडी होता है, विशेषकृत इस्पात, स्टील में जो है छूट दी जा चुकी है। तो व्यक्तिगत क्षेत्रों के लिए पीएलआई के अंतिम प्रस्तावों का जो व्यय वित्त समिति है इसके द्वारा मूल्यांकन किया जाता है, ईईएफ, एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी। ठीक है, इसके द्वारा जो है इसका मूल्यांकन किया जाएगा, मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। यदि किसी अनुमोदित क्षेत्र की पीएलआई से कोई बचत होती हो तो उस बचत को अन्य अनुमादित जो मान लीजिए अगर किसी क्षेत्र से हम जो है बचत हो रही है किसी क्षेत्र से, ठीक है, तो जो उससे बेनिफिट मिलेगा ना सरकार को नहीं सॉरी, जो उस कंपनी को मिलेगा, तो वो जो है दूसरे क्षेत्र में उसका यूज़ कर सकती है। ठीक है, तो उसका उपयोग किया जा सकता है। पीएलआई के लिए किसी भी नए क्षेत्र को मंत्रिमंडल द्वारा नए सिरे से अनुमोदन प्रदान किए जाने की आवश्यकता होगी। योजना की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित पीएलआई की प्रमुख विशेषताओं के रूप में उल्लेखित किया जा सकता है। जैसे कि यह योजना परिणाम आधारित है। ठीक है, मतलब परिणाम इससे क्या मिल रहा है, ये उस पर बेस होगा इसका। ठीक है, इसके तहत प्रोत्साहन की गणना उच्च वृद्धि दर से वृद्धिशील उत्पादन पर आधारित होगी। ठीक है, उच्च वृद्धि दर मतलब मान लीजिए आपने 100 यूनिट किसी चीज़ की बनाई, ठीक है, और आपको उम्मीद थी कि वो 150 में बिक जाएगी। ठीक है, तो उच्च वृद्धि दर आपकी ये होगी 150, तो उससे जो है सरकार क्या करेगी, 150 की जगह आपको 125 या 130 इस टाइप से दे देगी, मतलब वृद्धिशील वृद्धि रहेगी उसमें, नेगेटिव में नहीं जाएगा। तो इसके द्वारा ये जो है इस पर आधारित होती है। इस योजना के तहत प्रतिभागियों का चयन उनके आकार और व्यापकता के आधार पर किया जाता है ताकि वे अधिक मात्रा में माल का जो है वितरण कर सकें, वितरण मतलब ट्रांसमिशन कर सकें। ठीक है, इसके तहत क्षेत्रकों का जो चयन होता है आधुनिक प्रौद्योगिकी को कवर करने वाले, ये क्षेत्र होते हैं जिनमें हम देते हैं छूट। ठीक है, आधुनिक प्रौद्योगिकी को कवर करने वाले, वैश्विक मूल्य
श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण के लिए क्षेत्रक, रोजगार सृजन करने वाले क्षेत्रक, ग्रामीण अर्थव्यवस्था से घनिष्ठ रूप से संबंधित क्षेत्रकों के प्रति अत्यधिक उन्मुक्त रहते हुए किया जाएगा। ठीक है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पहले की पीएलआई योजना की अभिकल्पना में समर्थन की मात्रा प्रत्यक्ष रूप से निर्यातों या मूल्यवर्धन से जुड़ी नहीं है, ताकि यह जो है विश्व व्यापार संगठन की प्रतिबद्धताओं को, ठीक है, इसके अनुकूल हो सके। तो मतलब कि जो समर्थन की मात्रा है पीएलआई की, वो जो है जब आप निर्यात करते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे देशों में, तो उसमें जो मूल्यवर्धन होगा वो भी ऐड नहीं करेंगे, और जो निर्यात पे हम छूट देंगे वो भी नहीं देंगे, ताकि ये WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब आप बाहर के देशों में इसे भेजेंगे तो उसकी प्रतिबद्धताओं के अनुकूल हो। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ऐसा होगा कि दूसरे देश में भेजने पे आप, अगर आपके देश में किसी चीज़ का मूल्य बढ़ रहा है तो दूसरे देश में बेचने पे आप नहीं मतलब उसका मूल्य बढ़ा सकते। ठीक है। जो मैन्युफैक्चर, मतलब आप जो सप्लाई दे रहे हैं, मान लीजिए ऑर्डर किया किसी ने, तो वो अगर फुल फ्लैज आपको देना होगा, उसके बाद जो अगला वो होगा उसमें बढ़ा सकते हैं आप। ठीक है। तो योजना से होने वाले संभावित लाभ क्या हो सकते हैं? जो योजना है इसके संभावित लाभ क्या हो सकते हैं? सबसे पहले जो है इसकी रणनीतिक स्वायत्ता, उसमें वृद्धि होगी। ठीक है। मतलब जो स्वतंत्रता है रणनीति, उसकी फ्री हो जाएगी। जैसे रणनीतिक महत्व के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बनने के प्रयास किए गए हैं। उदाहरण के लिए सबसे पहले दूरसंचार उपकरण, सुरक्षित दूरसंचार अवसंरचना के निर्माण का महत्वपूर्ण और रणनीतिक तत्व है, और दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों में भारत एक प्रमुख मूल उपकरण विनिर्माता बनने की इच्छा रखता है। ठीक है। उसके बाद जो तुलनात्मक लाभ है उसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कुछ क्षेत्र ऐसे जहाँ पे जो है इन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने से उच्च प्रतिफल लाभ प्राप्त हो सकता है, जैसे कि मेडिसिन, भारतीय औषधिक उद्योग विश्व में परिमाण की दृष्टि से तीसरा और मूल्य के मामले में 14वां सबसे बड़ा उद्योग है भारत में। यह वैश्विक रूप से निर्यात की जाने वाली कुल औषधि में 3.5% का योगदान देता है। मतलब वैश्विक में इतना सारा दे रहा है तो काफ़ी बड़े उसमें दे रहा है लेवल पे। ठीक है। भारत में औषधि के विकास और विनिर्माण के लिए संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र तथा संबंध उद्योग हेतु सुदृढ़ पारिस्थितिकी तंत्र उपलब्ध है। ठीक है। उसके अलावा क्या है, जो उच्च वैश्विक और घरेलू मांग का सदुपयोग करने की क्षमता में वृद्धि करेगा। इससे संबंधित क्षेत्रों में बढ़ती जो घरेलू मांग पूरा करने में सहायता प्राप्त होगी, और साथ ही निर्यात को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। 2025 तक अगर भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकार देखें तो 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होना अनुमानित है। इसके अतिरिक्त डेटा का स्थानीयकरण, जो डेटा को सिक्योर करते हैं ना, भारत में इंटरनेट ऑफ थिंग्स का बाजार, स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडिया जैसी परियोजनाओं के लिए सरकार के प्रयासों से इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद की मांग बढ़ने की आशा की जा रही है। कुछ जो है जैसे कि जो नवीन क्षेत्र उदय हो रहे हैं, जैसे कि हमारा प्रसंस्कृत खाद्य, जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं ना, उद्योग, इसके विकास से किसानों को बेहतर एक तो मूल्य प्रदान होगा, उच्च स्तर पर होने वाली जो खाद्य की बर्बादी है उसमें कमी आएगी, मध्यम से लेकर व्यापक पैमाने वाले रोजगार सृजित करने के लिए उच्च विकास संभावना और क्षमताओं से संपन्न विशिष्ट उत्पादों की श्रृंखला का दोहन किया जा सकता है। ठीक है। इस कदम को विनिर्माण क्षेत्र में अमूलचूल परिवर्तन करने वाले निर्णय के रूप में देखा गया, क्योंकि विदेशी प्रतिभागियों को आकर्षित करने, देश में रोजगार उत्पन्न करने, निर्यात में वृद्धि, इसके परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्विक जो आपूर्ति श्रृंखला है उसके साथ एकीकृत होने की आशा जताई जा रही है। ठीक है। उसके अलावा उद्योग में दृष्टिकोण से यह योजना बड़े उद्योगों की सोच को हतोत्साहन से प्रोत्साहन, इसकी दिशा में परिवर्तन को इंगित करती है। ठीक है। इस टाइप की लाइन जो है आप अलग से कॉपी वगैरह में लिख लीजिए, क्योंकि जब आप कहीं भी लिखेंगे ऐसे वगैरह कहीं पे भी काफ़ी मतलब इम्पैक्टफुल लाइन है, हतोत्साहन से प्रोत्साहन। ठीक है। तो और साथ ही साथ वैश्विक महामारी के दौरान अत्यधिक आवश्यक राजकोषीय सहायता की संभावना को प्रदान करती है। इसके अलावा मुद्दे क्या हैं इससे जुड़े संभावित, जो दीर्घकालिक विकास हेतु है योजना धीरे धीरे विरत होना महत्वपूर्ण है। मतलब जो योजना हम अपना रहे हैं, विरत होता है विराट, इनका बड़ा होना काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये ना हो कि हमने शुरू करी और कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाए। ठीक है। प्रोत्साहन संरचना को अच्छी तरह से तैयार किया जाना चाहिए, और यह अस्थायी होनी चाहिए, ताकि समर्थन प्राप्त करने वाले उद्योग परिपक्व हो सके और संरक्षण का सहारा प्राप्त किए बिना आर्थिक रूप से दक्ष हो सके। इन योजनाओं को लंबे समय तक जारी रखने से इन क्षेत्रों में त्वरित विकास होने के स्थान पर विकास की गति जो है मंद हो सकती है। उसके अलावा क्षेत्रक विशिष्ट प्रोत्साहन को
अभिकल्पित करना, जो विशिष्ट जो क्षेत्र का है ना, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया हमारा, ठीक है, औषध हो गया, इनमें जो है पीएलआई योजना के कार्यान्वयन ने इस तथ्य को उजागर किया कि प्रत्येक क्षेत्र के जो भिन्न भिन्न प्रकार की पात्रताएं सीमाएं होती हैं, ठीक है। 10 क्षेत्रकों में समाविष्ट की गई व्यापक श्रृंखला की गतिविधियों को देखते हुए प्रत्येक के लिए प्रभावी रूप से सीमाओं का निर्धारण करना एक कठिन कार्य जो है बन जाता है। इसके अलावा स्वाभाविक आर्थिक प्रक्रियाएं जो हैं बाधित हो सकती है। दीर्घावधि में देखें तो अर्थव्यवस्था केवल तभी प्रतिस्पर्धात्मक बनी रह सकती है जब विभिन्न क्षेत्रों को अपने अस्तित्व के लिए प्रतिस्पर्धा करनी पड़े। उन क्षेत्रों के लिए संसाधन पुनः आवंटित हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है उनके, जिनमें उच्चतर उत्पादकता समृद्धि देखी जाती है। भारी हस्तक्षेप से संसाधनों के अनुकूलित आवंटन में बाधा उत्पन्न हो जाती है। देखिए, आपको या तो एग्ज़ाम होगा जब मेंस का, या तो 10 नंबर में लिखना होगा या 15 नंबर में, ठीक है। और इतने सारे ऑलमोस्ट कितनी 120 के करीब पन्ने होते हैं हर उसमें, है ना। तो अगर इसको 12 से ही मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा। आप इतने सारे वो तो याद रखेंगे नहीं, 1440 पेजेस, ठीक है। तो आपको करना क्या है, हर आर्टिकल से अपने फेवरेट कुछ पॉइंट निकालने हैं, उसके मुद्दे, महत्वपूर्ण चुनौतियाँ क्या हैं, है ना, क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, उसके मेन पॉइंट आपको कुछ जो आपके दिमाग पे इम्पैक्ट डाल रहे हो उनको याद रखना है, ठीक है। अगर कुछ पॉइंट अगर नहीं समझ में आ रहे तो उन्हें छोड़ के आप आगे जा सकते हैं, ठीक है। करना क्या आपको, जैसे आप एक कॉपी लेके उसमें इसकी मेन जो हेडिंग है, ठीक है, जो मेन हेडिंग होती है उनको लिख लीजिए। फिर आप जब इसे पढ़ेंगे ना, तो हेडिंग पढ़ने के बाद मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए कि आपको उसके बारे में क्या बता सकते हैं, ठीक है। आप 10 नंबर का क्वेश्चन लिखेंगे अगर मेंस में, तो 1.5 पेज ज़्यादा से ज़्यादा भरेंगे, है ना। 15 का लिखेंगे तो 2.5 पेज भरना होगा। तो आपको मेन एक तो हेडिंग पता होनी चाहिए, उसके बारे में कुछ आप लिख सकते हैं वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो देख लीजिएगा, बाकी आप इसका जो है आउटलाइन ड्रॉ कर लीजिए। एक जैसे आर्टिकल है उसमें जितने पॉइंट्स होंगे मेन उसको ऊपर आप एक लाइन लिख के और नीचे उसके मेन पॉइंट्स लिख के कॉपी में और छोड़ दीजिएगा। उसके बाद जब रिवाइज़ करते हैं आप, तो हेडिंग पढ़ लेंगे, उसके बाद पॉइंट आप पढ़ेंगे, जैसे ये पॉइंट है तो इसके ऊपर आपको 10-12 वर्ड आपके मन में आना चाहिए लिखने के लिए, है ना, मतलब 1 या 2 लाइन के लिए। तो इस टाइप से इसका आउटलाइन जो है बना लीजिएगा। उसके अलावा क्या है, प्रोत्साहित रहित क्षेत्र जो होंगे उनको हानि, जैसे कि जो बड़ा काम शुरू हुआ है, ठीक है, सभी पूंजी और मानव संसाधन होंगे उसमें लग जाएंगे, तो जो बचे हुए अन्य क्षेत्र है ना, उनको इससे जो है हतोत्साहित होंगे वो। इन समस्याओं का समाधान करने और योजना में और अधिक सुधार लाने के लिए और क्या किया जा सकता है। योजना पर सबसे पहले पूर्व आधारित समापक खंडों, मतलब सनसेट क्लोज क्या होता है, उसका कंप्लीशन टाइम है ना, वो एक डेफिनेट होना चाहिए। यह ना केवल दीर्घावधि के लिए क्षेत्रक हेतु लाभकारी होगा, बल्कि यह व्यक्तिगत प्रतिभागियों को क्षमता निर्माण हेतु केवल एक बार मिलने वाले अवसर के रूप में भी देखने के लिए प्रोत्साहित करेगा, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा, जो तकनीकी क्षमता होगी उसमें भी क्या है, सुधार होगा। इन प्रोत्साहनों द्वारा विकसित की गई जो अनुकूल परिस्थितियों का उपयोग उद्योग के प्रतिभागी जो मतलब इसमें प्रतिस्पर्धा करेंगे उनके द्वारा तकनीकी क्षमता उसमें भी बढ़ोतरी होगी और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धात्मक बनने की दिशा में अग्रसर होने के लिए इसे यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा कारोबारी माहौल में सुधार करना, यह कार्य नीतिगत ढांचे की पारदर्शिता और पूर्वानुमेयता में सुधार करने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जो टैक्सेशन व्यवस्था है उसका सरलीकरण, ठीक है, करना, या भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया का सुगमता बनाना आदि। यह उन उद्योगों के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जो उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना की परिधि के बाहर होंगे। उसके अलावा निर्यात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए वास्तविक जो एक्सचेंज रेट है, विनिमय दर है, उसको बेहतर तरीके से प्रबंधित करना। तो क्या हुआ हमारे देश में जो है पिछले दशक में जो एफडीआई है और जो एफपीआई है, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, इसका जो है इन्वेस्टमेंट हुआ, ठीक है, ज़्यादा, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारी एक्सचेंज रेट थी ना वो गिर गई, मतलब हमारा जो पैसा था वो और भी वीक हो गया, ठीक है, जिससे जो हमारा एक्सपोर्ट था ना उस पर इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। तो टोटल विनिमय जो दर थी एक्सचेंज रेट वो 19% जो है बढ़ गया। इस प्रकार न्यूनतम वास्तविक विनिमय दर की वृद्धि को सुनिश्चित करना दीर्घावधि में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। उसके अलावा हमारे जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है इसको सुदृढ़ करना, ठीक है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो इससे क्या होता है, जब अवसंरचना के आपूर्ति पक्ष संबंधी अवरोधों को समाप्त किया जाए, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अच्छे से डेवलप होगा तो ये अच्छे से जो है कार्यकुशल कर पाएंगे। 3.7 क्या है, भारत में सौर
का विनिर्माण, सोलर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। भारत में जो है 10 गीगावाट की अभी जो है सौर उपकरण विनिर्माण क्षमता की स्थापना का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। सौर विनिर्माण की वर्तमान क्षमता की बात करें तो ये क्या है, ये विश्व में सबसे बड़े देशों में चौथे नंबर पर भारत आता है। ठीक है, जो नवीकरणीय या फिर अक्षय ऊर्जा होती है उसकी उत्पादन क्षमता जो कि 136 गीगावाट क्षमता है, जो कुल क्षमता का 36% है अभी। यह सभी देशों के लिए मध्य अधिक तीव्र गति से बढ़ रहा है। ठीक है, देखिए इस पूरे आर्टिकल में क्या है, फैक्चुअल डाटा है। ठीक है, तो ये सब आपको याद ही रखना पड़ेगा। जैसे कि 2022 तक जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसकी क्षमता बढ़कर 220 गीगावाट हो जाएगी। ठीक है, अगले साल तक। अगले अगर 3 वर्षों की बात करें तो स्थानीय स्तर पर उत्पादित जो सौर पैनल होगा उसकी मांग भी बढ़कर 36 गीगावाट हो जाएगी। ठीक है, भारत में सौर सेल विनिर्माण की वर्तमान क्षमता अगर देखें तो 2500 मेगावाट है, मतलब इतना हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जो सौर मॉड्यूल है उसके लिए वर्तमान क्षमता के साथ 7000 मेगावाट क्षमता अतिरिक्त रूप से हम बढ़ा सकते हैं, मतलब इसमें प्लस कर सकते हैं हम इसे। भारत की लगभग 9 गीगावाट वार्षिक सौर मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता एवं लगभग 3 गीगावाट वार्षिक सौर सेल उत्पादन क्षमता है। मतलब इसका यूज़ करके हम इसमें यूज़ करते हैं सोलर मॉड्यूल में। ठीक है, फिर हम सोलर जो सेल होता है वो प्रोड्यूस करते हैं। इसकी वजह से एक सोलर सेल सौर मॉड्यूल की मूल इकाई का निर्माण करता है। ठीक है, जो सोलर सेल है वो इसकी मूल इकाई का निर्माण करता है, इसी से ये बनते हैं। ठीक है, भारत को अपनी सौर विनिर्माण क्षमता बढ़ाने और इसके समक्ष मौजूद चुनौतियों पर नियंत्रण पाने की आवश्यकता है। इसकी आवश्यकता क्यों है? तो सबसे पहले क्षमता का उपयोग करना एवं आत्मनिर्भर बनना। भारत को अपनी सौर ऊर्जा क्षमता का पूर्ण रूप से प्रयोग करने की आवश्यकता है। यह तब तक संभव नहीं होगा जब तक सौर सेल एवं मॉड्यूल जो है बैटरी तथा सहायक उपकरण विनिर्माण के में भारत आत्मनिर्भर नहीं होता। अभी तक ये क्या करते हैं, हम 80% इसका हम चाइना से मंगाते हैं। ठीक है, आयात करते हैं। तो आयात निर्भरता कम करने के लिए भी 80% इसका चीन से आयातित होता है। वर्ष 18 से 19 में आयात की गई राशि 2.16 अरब डॉलर थी। अतः बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए घरेलू सौर ऊर्जा विनिर्माण क्षमता में सुधार करना आवश्यक है। उसके अलावा घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ठीक है, भारत की जो सौर विनिर्माण क्षमता अपर्याप्त, अप्रयुक्त और अलाभकारी, क्योंकि 2020 में 2.5 गीगावाट की मांग की तुलना में घरेलू विनिर्माण में केवल 15% की ही पूर्ति हो रही है। उसके बाद लक्ष्य प्राप्ति के लिए भारत की वर्तमान स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता की बात करें तो ये 35.73 गीगावाट है। अतः 2022 तक जो है नवीकरणीय जो ऊर्जा है उसके लिए 175 गीगावाट के निर्धारित लक्ष्य को घरेलू विनिर्माण के माध्यम से प्राप्त किए जाने की आवश्यकता है। इसमें 100 गीगावाट को जो है सौर ऊर्जा से प्राप्त किया जाएगा 175 में से। अभिप्रेत राष्ट्रीय निर्धारण योगदान लक्ष्य के अनुसार गैर जीवाश्म जो मतलब जैसे जीवाश्म में क्या होता है, कोयला जलाते हैं हम, तो गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता के योगदान की वर्ष 2030 तक लगभग 40% तक हमें बढ़ाना होगा। इसके अलावा भारत में सौर विनिर्माण की क्षमता की बात करें तो इससे क्या होगा, रोजगार सृजन होगा, रोजगार पैदा होगा। इसके अंदर 5 वर्षों में 50,000 प्रत्यक्ष नौकरी एवं कम से कम 1.25 लाख अप्रत्यक्ष नौकरियां सृजित करने की क्षमता है। विस्तारशील विदेशी बाजार, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जो सौर गठन है, इंटरनेशनल सोलर जो एसोसिएशन है, उसमें अग्रणी भूमिका निभाई है। इस गठबंधन के माध्यम से सदस्यों के बीच सौर प्रौद्योगिकी का जो हस्तांतरण होता है उसमें सहायता प्राप्त होगी। भारत को अपने घरेलू सौर उद्योग को बढ़ावा देने और दक्षिण अमेरिका जैसे कुछ लघु एवं नवोदित बाजारों में पहुंच बढ़ाने का भी अवसर प्राप्त होगा। उसके बाद सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए प्रयुक्त होने वाली जो प्रौद्योगिकी है वो क्या है, सबसे पहले सौर फोटोवोल्टाइक। ये जो होता है फोटोवोल्टाइक प्रभाव पर आधारित होता है, जिसकी सहायता से एक विशिष्ट सामग्री से बने पृष्ठ से टकराने वाले जो फोटोन होते हैं ना, जो सन रेज से निकलता है, उससे हम इलेक्ट्रॉन को अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रकाश की मूल इकाई होता है जिसको हम कलेक्ट करते हैं। उसके बाद संकेंद्रित सौर ऊर्जा, संकेंद्रित मतलब एक पॉइंट पे किसी चीज़ को इकट्ठा करना। ठीक है, इसमें किसी तरल पदार्थ को जो है गर्म करने के लिए सूर्य के प्रकाश का यूज़ किया जाता है, जो जल भी हो सकता है और अन्य तरल भी हो सकता है। भारत में सौर विनिर्माण के समक्ष अगर चुनौतियों की बात करें, सबसे पहले निवेश का संकट है भारत में। प्रथम तो यह है कि 100 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत को अगले 4 वर्षों में 65 अरब डॉलर निवेश की आवश्यकता है, परंतु
निवेश का बड़ा भाग देश के अंदर से ही उपलब्ध कराया जा रहा है, और जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उससे बहुत कम निवेश प्राप्त हो रहा है हमें। ठीक है, जो टेक्नोलॉजी और अनुसंधान तथा विकास, जो प्रौद्योगिकी है, चीन की तुलना में भारत प्रतिस्पर्धी कीमतों पर नवीनतम प्रौद्योगिकी नहीं प्राप्त कर पा रहा है, जिससे भारत में सौर विनिर्माण का विकास बाधित हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा क्या चुनौतियाँ हैं? जो अप्रतिस्पर्धी लागत है, मतलब जो भारत में जो भी सौर सेल बनता है वो चीन में निर्मित सेल की तुलना में औसतन 20 से 30% महंगे होते हैं। अतः निर्माता चीन से आयातित सस्ते उपकरणों को प्राथमिकता देते हैं। उसके बाद गुणवत्ता की भी समस्या है। ठीक है, जैसे कि भारत में बताया था कि जो हमारा वो होता है ना, जो सेल का यूज़ करते हैं वो 380 वाट पीक लिख के और ऊपर लेवल 400 का लगा देते हैं उस पर। ठीक है, तो भारत में विनिर्माण सेल की गुणवत्ता को लेकर चिंता व्यक्त की गई है कि कुछ निर्माता गलत तरीके से इसका यूज़ करते हैं। सौर सेल की क्षमता जो है वॉट पीक में हम मेज़र करते हैं, क्योंकि इन सेलों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कोई सरकारी संस्था हमारे पास नहीं है। उसके बाद नीतिगत समस्या है। केवल वे मॉड्यूल और विनिर्माता सरकारी कार्यालयों के अंतर्गत संचालित परियोजना में भाग लेने के पात्र होंगे, जिन्हें सौर फोटोवोल्टिक सेल के मॉडल एवं विनिर्माता की स्वीकृत सूची में सम्मिलित किया गया हो। विश्व व्यापार संगठन में चुनौती, जो अमेरिका द्वारा भारत की जो सौर ऊर्जा नीति को जो WTO है उसमें चुनौती दी गई है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। अमेरिका ने सौर पैनलों में घरेलू आपूर्ति की प्राथमिकता को चुनौती दी है, जिसे विश्व व्यापार संगठन द्वारा सही करार दिया गया है। ठीक है, इसकी आगे की राह क्या होगी? हमें पारितंत्र का विकास करना होगा। ठीक है, भारत सरकार को पूरे देश में जो सौर पार्क है उसके समान विनिर्माण समूह बनाने पर ध्यान देना चाहिए, जहां संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला जो है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट केंद्र, उपकरण विनिर्माण हो, एक यूनिवर्सिटी हो, प्रयोगशाला हो, लैबोरेटरीज हो। ठीक है, ऐसी चीज़ें उपलब्ध हो। उसके अलावा व्यापक सौर विनिर्माण नीति, ऐसी नीति की आवश्यकता है जिसमें स्पष्ट रूप से सुदृढ़ आपूर्ति नेटवर्क हो, सस्ती आपूर्ति व्यवस्था हो, विद्युत जो है लागत पर सब्सिडी मिले हमें, और वित्त पोषण और पूंजीगत व्यय हो, अनुसंधान हो एवं विकास हो आदि के लिए प्रोत्साहन राशि का उल्लेख किया गया है। उसके बाद लागत प्रतिस्पर्धा, सौर निर्माण के लिए भारित लागत की समस्या से निपटना होता है। ठीक है, इसके लिए जो संयोजन होता है, इकाई की स्थापना करेगी, भूमि, ये सब हमें पहले से ही चाहिए होंगे ना, भूमि अधिग्रहण करना, श्रमिकों से संबंधित आवश्यकताएं, जो टैक्स है, विद्युत संबंधी व्यय, अन्य कार्यशील पूंजी संबंधित आवश्यकता, उनकी पूर्ति करनी होगी। अतः सरकार द्वारा कंपनियों को जो सौर घटक विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने या नया तंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन राशि देनी चाहिए। उसके बाद विनिर्माण उत्कृष्टता, भारत को बनाओ और भूल जाओ को जो दृष्टिकोण है उसको छोड़कर हमें बनाओ एवं निरंतर नवीन व अत्याधुनिक विनिर्माण सिद्धांत, इसका पालन करो के दृष्टिकोण पर ध्यान देना होगा। ठीक है, इस टाइप के जो है आप लिख लीजिए। अलग से मैंने जो पहला था, जो हतोत्साहन को प्रोत्साहन में बदलना, इस टाइप के ये जो क्योट होते हैं आपके काम आएंगे, कहीं ना कहीं लिखने के जरूर आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो सौर विनिर्माण क्षेत्र के लिए उठाए गए कदम भारत में क्या है? सबसे पहले प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन देना, यह घरेलू कंपनियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सौर पैनल निर्माताओं को प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय सौर मिशन, यह जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, उसके अंतर्गत उठाई गई एक पहल है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? भारत में जो सौर ऊर्जा है उसको बढ़ावा देना और सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत को विश्व में अग्रणी बनाना। प्रशुल्क और गैर प्रशुल्क बाधाएं, घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन करने एवं चीनी सौर सेल मॉड्यूल और इन्वर्टर जैसे चीज़ों को भारत में आयात पर अंकुश लगाने के लिए भारत में प्रशुल्क और गैर प्रशुल्क आधारित अवरोधक प्रयुक्त किए गए हैं। ठीक है, इसके कारण आयातित सेल और मॉड्यूल अधिक महंगे हो जाते हैं और जो घरेलू होते हैं उनको प्रोत्साहन मिलता है। आत्मनिर्भर अभियान एवं वोकल फॉर लोकल, ठीक है, अभी लॉकडाउन में दिया था इन्होंने, मोदी जी ने। इसका उद्देश्य देश को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए भारत में विनिर्माण को प्रोत्साहन करने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की गई थी। ठीक है, इससे भारत में सौर ऊर्जा के विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। उसके बाद क्या है? मेक इन इंडिया। ठीक है, मेक इन इंडिया में क्या है? जो हमारा विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, उसकी स्थापना करना, निर्यात प्रोत्साहन बढ़ाना, चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम,
उसका शुभारंभ और संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज जो था, और उससे भारत को निवेश एवं प्रगति के लिए एक आकर्षक बाजार के रूप में बढ़ने में सहायता देना। उसके बाद सौर फोटोवोल्टाइक विनिर्माण योजना, भारत में जो संपूर्ण श्रृंखला है इसके लिए जो सौर फोटोवोल्टाइक विनिर्माण क्षमता क्षेत्र है उसमें जो है करने के उद्देश्य से घरेलू एवं वैश्विक कंपनियों को भारत में व्यापक पैमाने पर सौर फोटोवोल्टाइक क्षमता के निर्माण हेतु व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण एवं प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन प्रदान करना। घरेलू सामग्री आवश्यकता, इसके अंतर्गत यह अनिवार्य कर दिया गया है कि घरेलू स्तर पर उत्पत्ति सौर फोटोवोल्टाइक सेल और मॉड्यूल का ही उपयोग होगा। ठीक है, विदेशी जो प्रत्यक्ष निवेश है एफडीआई है, जो स्वचालित मार्ग से जो अक्षय ऊर्जा क्षेत्र है उसमें 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति प्रदान की गई है तथा इसके लिए सरकार से पहले ही मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट एफडीआई आएंगे और निवेश कर सकेंगे। ठीक है, तो अगला क्या है 3.8 हाइब्रिड ऊर्जा अक्षय ऊर्जा। अक्षय क्या होता है, नवीकरणीय। ठीक है, रिन्यूएबल। तो हाल ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल सोर्सेज है, रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, इसने जो है विंड पार्क या पवन सौर हाइब्रिड पार्क का विकास करने की योजना का प्रस्ताव दिया। हाइब्रिड क्या होता है, जहाँ पे दो से ज़्यादा मतलब एनर्जीज को हम मिलाते हैं, जैसे विंड, सोलर, है ना, और जो जल है, जल विद्युत भी शक्ति मिला सकते हैं हम। ठीक है, तो इसके संबंध में, परियोजना के संबंध में अगर हम पढ़े तो ये कहाँ पे इनको चिन्हित किया गया, कहाँ पे बनाई जाएगी, मतलब ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ठीक है, प्रस्तावित जो प्रत्येक पार्क है उसकी क्षमता 500 मेगावाट या उससे अधिक होगी, परंतु 50 मेगावाट से कम कहीं भी नहीं होगी। ठीक है, पार्कों के विकास के लिए जो केंद्र सरकार है उसने वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। अगर राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार के डेवलपर का चयन करेगी और पार्क के डेवलपर को चिन्हित भूमि के अधिग्रहण, मतलब जो पट्टा जो लीज होता है उस पर और समस्त प्रकार की वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने में सहायता देगी। पवन ऊर्जा पार्क में पवन सौर ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए निवेशकों को जो है प्लग एंड प्ले क्या होता है, मतलब जल्दी से जल्दी काम को करना। जैसे प्लग होता है ना, मोबाइल का चार्जर होता है, उसका प्लग में लगाया और सीधा प्ले ऑन लग जाता है ना, मतलब जैसे टीवी का प्लग लगाया और प्ले ऑन लग जाता है। तो इस टाइप से ये जो है बनाया जाएगा, अर्थात पूरे रूप से तैयार भूमि मिलेगी, संचार मिलेगा, आवश्यक संरचना और आवश्यक मंजूरी की उपलब्धता, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, ऐसा समाधान किया जाएगा। तो राजस्थान स्थित जैसलमेर जो है विंड पार्क 1064 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ ये भारत का सबसे बड़ा विंड पार्क होगा जैसलमेर में। ठीक है, उसके अलावा जो है नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने जो ग्रिड है, ग्रिड होती है एक तरह से तारों का जंजाल जो होता है, ठीक है, उसे ग्रिड कहते हैं। तो उससे संबंधित सौर पवन हाइब्रिड परियोजना से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली हेतु दिशा निर्देश जो गाइडलाइन होते हैं वो भी जारी किए हैं। हाल ही में सरकार ने क्या किया है, जो कच्छ में 41,500 मेगावाट क्षमता के वृहद जो नवीकरणीय होता है ऊर्जा होता है उससे हाइब्रिड पार्क के लिए भूमि आवंटन को भी स्वीकृति प्रदान की है। ठीक है, हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा होता है क्या, हाइब्रिड का मतलब होता है दो या दो से अधिक जो अक्षय ऊर्जा होती है, नवीकरणीय ऊर्जा होती है, उन स्रोतों को आपस में संयोजित किया जाता है ताकि एक सक्षम प्रणाली प्राप्त हो सके। इसमें स्थानीय लोड या ग्रिड को विद्युत उपलब्ध कराने के लिए ऊर्जा रूपांतरण की उचित प्रौद्योगिकी के माध्यम से दोनों स्रोतों को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। ठीक है, हाइब्रिड जो है, हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा, जो अक्षय ऊर्जा होती है उसका विश्वसनीय और सस्ता वह नहीं होता, सस्ता एवं प्रेक्षण होता है, मतलब ट्रांसमिट करना एक स्थान से दूसरे स्थान पे, इसके योग्य एकीकरण करने वाला समाधान है। इसके लिए अक्षय ऊर्जा उत्पादन के स्रोतों जैसे कि पवन और सौर ऊर्जा के स्रोतों को आपस में एक दूसरे से संयोजित मिलाया जाएगा और फिर उसे एकीकृत किया जाएगा। हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा प्रणाली के जो विभिन्न प्रकार हैं, जैव ईंधन पवन ईंधन सेल, फोटोवोल्टाइक सेल पवन, जल विद्युत पवन एवं फोटोवोल्टाइक जैव ईंधन आदि। इसके लाभ क्या होंगे, जो विद्युत उत्पादन में वृद्धि होगी और व्यवस्था में सुधार होगा। जो हाइब्रिड पार्क है एकल पवन या एकल सौर संयंत्र की तुलना में विद्युत उत्पादन में जो है वृद्धि करेगा और व्यवस्था में सुधार में सहायक होगा। इससे विद्युत ग्रिड में तेजी से होने वाले जो वोल्टेज है उसके उतार चढ़ाव की जो समस्या है उसको समाप्त किया जा सकेगा।
ठीक है, जिससे विद्युत का जो प्रेषण है, जो ट्रांसमिशन है, वो अधिक निश्चित रूप से निर्धारित किया जा सकेगा। उसके अलावा क्या लाभ है, नेटवर्क का अधिकतम प्रयोग किया जा सकेगा। ठीक है, कनेक्टेड होने वाले उपकरणों की संख्या सीमित है, इसलिए वर्तमान जो नेटवर्क और उपकरण है उसके अधिकतम प्रयोग की आवश्यकता है। अनवरत विद्युत आपूर्ति। ठीक है, अनवरत होता है मतलब जो इर्रेगुलर हो, जैसे लगातार होता है ना, वो ना हो, वो अनवरत होता है। ठीक है, हाइब्रिड प्रणाली अनेक अक्षय ऊर्जा का यूज़ करेगी, सौर, पवन, विद्युत आदि। इसके एकीकरण के कारण अनवरत रूप से ऊर्जा प्रदान की जा सके बिना रुके मतलब। ठीक है, उसके अलावा भूमि का सक्षम प्रयोग होगा। हाइब्रिड ऊर्जा पार्क में विभिन्न ऊर्जा स्रोतों के लिए भूमि के सामान्य प्रयोग के लिए कारण भूमि के जो उपयोग होगा उसकी क्षमता में सुधार होगा। विद्युत की निम्न उपभोग कीमत। हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा जाहिर बात है कम निवेश होगा, सस्ता ही मिलेगा आपको। परिचालन और संचार लागत के कम होने के उत्पादित विद्युत की कीमत भी कम होगी। ठीक है, उसके अलावा क्या होगा, जो नुकसान की कमी होगी वो भी इसमें जो है मिनिमम होगी। वे लाभदायक है क्योंकि लाइन और ट्रांसफार्म की जो क्षति होती है वो कम होती है इसमें। ठीक है, पर्यावरण प्रभाव को कम हो जाता है, प्रणाली की विश्वसनीयता में वृद्धि होती है, विद्युत की गुणवत्ता में सुधार होगा और समग्र सामर्थ्य बढ़ता जाएगा। इसके अलावा चिंताएं क्या हैं, सबसे पहले उच्च स्थापना लागत। इसे लगाने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, पैसे की ज़रूरत होगी। ठीक है, एकल पवन अथवा सौर प्रणाली की स्थापना की तुलना में हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना के लिए प्रारंभिक निवेश अत्यधिक होता है। उसके अलावा ग्रिड की सुरक्षा और स्थिरता। ठीक है, इसमें जो उपयोगिता ग्रिड होगी उससे उसे इसे जोड़ा जाएगा। ठीक है, जो पहले से ग्रिड बिछी होगी ना उसके साथ इसे कनेक्टेड किया जाएगा, एवं दोनों प्रणालियों के मध्य प्राय आवृत्ति के मिलान नहीं होने की समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि जो विद्युत ग्रिड की जो वो होगी आवृत्ति होगी वो डिफरेंस होगी, इसकी जो आवृत्ति होगी वो डिफरेंस होगी ना, तो इनको मिलाना पड़ेगा तभी ये ट्रांसमिट कर पाएगी उसमें। ठीक है, पूरी प्रणाली के लिए अस्थिरता का खतरा उत्पन्न हो सकता है। उसके अलावा पर्यावरणीय प्रभाव। अक्षय ऊर्जा पार्कों से किसी क्षेत्र विशेष के पारितंत्र एवं वन्य जीव पर प्रभाव पड़ने का भी खतरा होता है। संसाधन संकट। हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा संसाधनों के लिए विशाल क्षेत्र की आवश्यकता होती है। इतने बड़े क्षेत्र की उपलब्धता एवं अधिग्रहण में विलम्ब होने के कारण पार्कों की स्थापना में भी विलम्ब होता है। मौसम की स्थिति, ये क्या है, मौसम पर डिपेंड करेगी, है ना। अगर आप मौसम अच्छा नहीं है तो जो है हमें इसे मिलने में देरी हो सकती है। संबंधित तथ्य क्या है, राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति जो अपनाई गई है, इसके अंतर्गत इसका उद्देश्य क्या है, जो पवन सौर फोटोवोल्टिक हाइब्रिड प्रणाली है उससे जो है बड़े ग्रिड से जोड़ने के लिए प्रोत्साहन का हेतु एक रूपरेखा प्रदान करता है, ताकि जो संचार अवसंरचना और भूमि का अधिकतम और सक्षम उपयोग हो सके और उत्तम ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। इस नीति का लक्ष्य जो है एम क्या है इसका, पवन एवं जो सौर फोटोवोल्टाइक संयंत्र है उसके संयुक्त परिचालन से संबंधित जो नई प्रौद्योगिकी, विधियाँ और कार्यप्रणालियाँ उसको प्रोत्साहित करना है। ठीक है, कार्यान्वयन की इसकी नीति क्या होगी, तो इसके कार्यान्वयन के लिए एसी एकीकरण। एसी क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, पवन सौर हाइब्रिड दोनों को यूज़ किया जाएगा, पवन और सौर को मिला के। ठीक है, एसी होता है जो इस टाइप से चलता है। ठीक है, डायरेक्ट होता है जो डायरेक्ट चलता है। पहले के टाइम में डीसी करंट आता था, आज के टाइम में एसी करंट आता है। अभी भी जो डीसी करंट है वो हमारे जैसे मोबाइल का चार्जर यूज़ करता है, कंप्यूटर यूज़ करता है। ठीक है, तो इस प्रारूप में पवन और सौर प्रणाली दोनों एसी उत्पादन उपकरणों के या तो लो टेंशन मतलब ये वाला पॉइंट, या फिर हाई टेंशन या फिर ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, इन दोनों का एकीकृत किया जाता है। डीसी में क्या होता है, जो द्विष्ट धारा होती है इसमें प्रारूप में पवन और सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र दोनों को डीसी उत्पादन उपकरणों के एक सामान्य डीसी बस एवं एक सामान्य इन्वर्टर से जोड़ा जाता है, जो संयुक्त उत्पादन के लिए उपयुक्त होता है। एसी क्षमता का प्रयोग करके डीसी ऊर्जा को एसी ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर होते हैं इसके लिए, जो एसी होता है उसको डीसी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे आपके मोबाइल के चार्जर में भी ट्रांसफार्मर होता है छोटा सा। ठीक है, नवीन पवन सौर हाइब्रिड संयंत्र, यह एक वर्तमान पवन या फिर सौर फोटोवोल्टाइक संयंत्र को हाइब्रिड बनाता है। बैटरी भंडारण, इसमें हम बैटरी भंडारण भी जोड़ सकते हैं। इससे जो अनियंत्रण वो होता है ना, मतलब रुक रुक के आता है, उसकी बजाय एक डायरेक्ट उसमें आएगा फॉर्म में। ठीक है, नियामक आवश्यकताएं, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या आवश्यकताएं होंगी, जो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण है और केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग है CERC, इसको पवन सौर हाइब्रिड प्रणालियों के लिए आवश्यक मानक एवं विनियमन तैयार करना होगा। मानक एवं गुणवत्ता की बात करें तो जो पवन टरबाइन है, सौर मॉड्यूल है एवं प्रणालियों के संतुलन के लिए समय समय पर ग्रिड से जुड़ी प्रणाली है, इसके लिए मंत्रालय द्वारा जारी किए गए जो गाइडलाइन है उनका पालन करना होगा।
प्रोत्साहन की बात करें तो सरकार विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से पवन सौर हाइब्रिड प्रणालियों के विकास को प्रोत्साहित करती रहेगी। पवन एवं सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए उपलब्ध समस्त राजकोषीय एवं वित्तीय प्रोत्साहन हाइब्रिड परियोजनाओं के लिए भी उपलब्ध होगा, सेम उसके लिए भी और इसके लिए भी। अनुसंधान एवं विकास, सरकार पवन सौर हाइब्रिड प्रणालियों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी विकास परियोजनाओं की सहायता करेगी। इसके अतिरिक्त हाइब्रिड प्रणालियों के मानकों को विकसित करने के लिए भी सहायता प्रदान करेगी। आगे की राह अगर हम देखें तो वित्तीय सहायता सबसे इम्पोर्टेंट यही पॉइंट है जिसकी वजह से ये ग्रो नहीं कर पा रही अभी। अनुसंधान एवं विकास, प्रशिक्षण और कार्यशालाओं के आयोजन के लिए जो वित्त की आवश्यकता होती है, इससे प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति का मूल्यांकन करने एवं जो नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी है उसको पूरे देश में लागू करने में सहायता मिलेगी। उसके अलावा अंतर विराम की समस्या का समाधान, पवन और जो सौर ऊर्जा होती है वो अंतर विराम की समस्याओं को ऊर्जा के तीव्र संचालन, मतलब जैसे इनकी डिपेंडेंसी होगी ना, हवा चलेगी तो प्रोड्यूस होगी, धूप आएगी तो प्रोड्यूस होगी, तो इसका ठीक करने के लिए हम एक खुली चक्रीय गैस टरबाइन का जोड़कर संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, टरबाइन क्या करेगा, तेज़ी से उसे घुमाएगा। बाई चांस धूप नहीं आ रही, पवन हवा भी नहीं आ रही, तो वो टरबाइन अपनी इलेक्ट्रिक मोटर से हम कनेक्ट करके उसे और चला सकते हैं। तकनीकी उन्नति, इस प्रकार की प्रणाली का प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। इसके लिए उचित अनुसंधान एवं विकास की भी समान रूप से महत्वपूर्ण होता है। अगला है मॉडल किराएदारी अधिनियम 2019। ये एक्चुअल में 2020 में भी जो है इसका मसौदा तैयार किया गया है, और ये 2019 वाला भी दिया गया। ठीक है, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने मॉडल किराएदारी अधिनियम 2019 को मसौदा जारी किया है। मतलब हाल ही में देखा गया कि जो शहरी इलाका है उसमें जो है काफ़ी सारा जो वो है ना, रहने के घर वो खाली पड़े हुए हैं, तो इसके द्वारा जो मकान मालिक है उनकी प्रॉब्लम बताई गई है, फिर किराएदारों की। ठीक है, फिर उनके बीच में समन्वय बैठाया गया ताकि उन जगहों को भर सकें। ठीक है, तो इनके लिए कानून की आवश्यकता है मकान मॉडल किराएदारी के लिए। सबसे पहले ठोस किराया नीति का अभाव दोनों के बीच में होता है। ठीक है, ट्रस्ट नहीं होता मकान मालिकों की किराया मिल जाएगा, क्योंकि आवास की भारी कमी के बावजूद देश की जो शहरी क्षेत्र है उसमें 1.1 करोड़ से अधिक घर अभी खाली पड़े हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय जनगणना के अनुसार खाली घरों का क्षेत्रफल कुल शहरी आवासीय क्षेत्रफल का लगभग 12% एरिया जो है खाली पड़ा हुआ है। भूमि राज्य सूची का एक विषय है। चूँकि भूमि जो है राज्य सूची की एक प्रविष्टि है, इसलिए इसके संबंध में कई राज्यों में लंबे चौड़े कानूनी प्रावधान है। इसके परिणामस्वरूप मुकदमेबाजी एवं विवादों का समाधान करने में वर्षों लग जाते हैं। ठीक है, मकान मालिक अर्थात स्वामी पक्ष की चिंताएं क्या हैं कि जो बहुत कम किराया है इसलिए वो देते ही नहीं है किराए पे। ठीक है, और किराए पर अधिकतम सीमा आरोपित करने वाले जो है प्रतिबंधात्मक कानून है उसके ऊपर। ठीक है, मतलब वो किराया भी नहीं बढ़ा सकते, इस पर जो है प्रतिबंधात्मक कानून पहले से ही है। किराएदार पक्ष की अगर चिंता की बात करें तो किफ़ायती आवास की अनुपलब्धता कोविड-19 महामारी के कारण प्रवासियों के शहर छोड़ने के पीछे एक प्रमुख कारण रहा। मतलब उन्हें महंगा जो घर मिल रहा था, सस्ता जो है उनमें फैसिलिटी उतनी नहीं थी। प्रत्येक वर्ष किराए में अत्यधिक वृद्धि और मकान मालिक द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप ये होता रहता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये किराएदार पक्ष का मुद्दा हो गया। उपयुक्त कारणों के चलते किराए वाले आवास आर्थिक रूप से अनाकर्षक बने हुए हैं, जिससे अनौपचारिक एवं घटिया गुणवत्ता वाला किराया बाजार अस्तित्व में आया हुआ है, जहाँ मूलभूत सुविधाओं की कमी है। ठीक है, मॉडल किराएदारी अधिनियम 2019 के मसौदे में क्या जारी किया गया, इसमें मकान मालिक और किराएदार दोनों के हितों को संतुलित किया गया। ठीक है, यह मॉडल अधिनियम संपूर्ण राज्य अर्थात राज्य के शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। विशेषता क्या है इसकी, तो इसमें किराया न्यायालयों और अधिकरणों की स्थापना के प्रावधान हैं। सबसे पहले किराया प्राधिकरण देखते क्या है। जो किराया प्राधिकरण है वो आवश्यक आपूर्ति बाधित करने या काटने या रोकने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को यह निर्देश दे सकता है कि वह क्षतिपूर्ति प्रदान करे। विवादों का त्वरित समाधान होगा। सुनिश्चित करने के लिए यह मॉडल अधिनियम किराया न्यायालयों और किराया अधिकरणों इनकी स्थापना करने की भी प्रस्तावना है, जिन्हें 60 दिनों के भीतर जो है मामलों का निपटान करना होगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जाएंगे किस पे, अधिनियम विवाद के न्यायालयों के लिए फास्ट ट्रैक अर्ध न्यायिक तंत्र का प्रावधान करता है, जिसमें डिप्टी कलेक्टर या इससे उच्च रैंक का अधिकारी किराया संबंधी विवाद से उत्पन्न होने वाली किसी मुद्दे का न्याय निर्णय करने के लिए किराया प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा वहाँ पे। ठीक है, किराया सभी परिसरों को पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों व लिखित समझौते के बाद ही किराए पर उठाया जाएगा। ठीक है, रेंट एग्रीमेंट होता है ना, उसके बाद जो है किराए पर उठाया जाएगा। मकान मालिक या भूस्वामी मनमाने ढंग से समझौते में सहमत तरीके से भिन्न आधार पर किराया नहीं बढ़ा सकता। पहले उसे 3 महीने का नोटिस देना होगा, फिर वो जो है किराया बढ़ाएगा। उसके बाद जमानत राशि जो है
2 महीने किराए के बराबर होगी और जब जो वो खाली करेगा तो वो उसे लौटाना पड़ेगा मकान मालिक को, किराएदार को। ठीक है। मरम्मत और रख रखाव। तो मरम्मत और रख रखाव जो मकान मालिक वो क्या है, करवा भी सकता, नहीं भी करवा सकता। अगर वह नहीं करवा सकता तो किराएदार जो है खुद उसमें करा के और किराए में से काट सकता है उसे। ठीक है। पर भूस्वामी मरम्मत या रख रखाव संबंधी कार्य कराने के लिए उसे 24 घंटे की पहले ही सूचना देनी होगी अपने मकान मालिक को। ठीक है। परिसर में प्रवेश नहीं कर समझौता। एक सेकंड। भूस्वामी मरम्मत या रखरखाव संबंधी कार्य को संपन्न कराने के लिए 24 घंटे की पूर्व सूचना के बिना किराए पर उठाए गए परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। ठीक है। मकान मालिक जब उसे आता है तो उसे एक दिन पहले बताना होगा कि मैं मतलब आपके घर में आऊँगा। ठीक है। उसके बाद समझौता क्या है, किराएदारी समझौता और अन्य दस्तावेजों को सबमिट करने के लिए राज्य की स्थानीय भाषा में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म स्थापित करने की बात चल रही है। ठीक है। मकान मालिक या भूस्वामी और किराएदार के बीच किसी अनुपूरक समझौते के अभाव में कोई किराएदार पूरी या आंशिक संपत्ति को आगे किराए पर नहीं उठा सकता। मतलब ये नहीं कि आपने किराए पे लिया और आपने आगे किसी को उठा दिया किराए पे और संरचनात्मक परिवर्तन भी नहीं करेगा। मतलब ये नहीं कि आपको उसने 2 BHK दिया, आपने उसको तोड़ ताड़ के 3 BHK बना लिया। ठीक है। इस टाइप से नहीं करेंगे। भूस्वामी किराएदार के साथ विवाद की स्थिति में विद्युत और जल की आपूर्ति बाधित नहीं कर सकता। ठीक है। इसके अलावा क्या है, जो ये अधिनियम है ये प्रॉपर्टी मैनेजर या संपत्ति प्रबंधक जो बीच में आपका वो होता है ना, ब्रोकर होता है, उसको एक विधिक इकाई के रूप में स्वीकार करेगा। कल को कोई भी विवाद होगा तो जो बयान लिया जाएगा वो बीच में जो होगा ना ब्रोकर, उसका लिया जाएगा। ठीक है। विधिक इकाई के रूप में। साथ में इसमें संपत्ति प्रबंधकों के लिए कर्तव्य और कर्तव्यों के उल्लंघन के परिणामों का प्रावधान भी किया गया जाएगा। ठीक है। इसकी समस्याएं क्या होंगी, चूंकि यह अधिनियम वर्तमान व्यवस्थाओं को औपचारिक स्वरूप प्रदान करता है इसलिए किराए में भी वृद्धि हो सकती है। ठीक है। अधिनियम राज्यों के लिए एक बाध्यकारी नहीं है। ठीक है। क्योंकि यह एक मॉडल अधिनियम है, अतः यह आशंका की जा रही है कि जो राज्य है वो इस मॉडल अधिनियम को सार को कमजोर करते हुए दिशा निर्देश का पालन नहीं करने का विकल्प भी चुन सकते हैं। ज्ञातव्य है कि रियल एक्ट रीरा के मामले में ऐसा ही देखा गया था। ठीक है। तो उसके अलावा जो मॉडल किराएदार कानून है वो कैसे लाभप्रद होगा, यह देश भर में आवास की भारी कमी जो हो रही है उसको दूर करेगा और किराया आवास के क्षेत्र में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा। यह किराएदारों और भूस्वामियों दोनों को राहत प्रदान करता है और बोझ से दबी मुकदमेबाजी की प्रक्रिया के भार को कम करेगा। उसके अलावा यह प्रवासी औपचारिक अनौपचारिक क्षेत्र के जो श्रमिक पेशेवर छात्र होते हैं उनके सही जो सामान के विभिन्न आय के लिए पर्याप्त मात्रा में किराए के आवास की उपलब्धता सुनिश्चित कराने में भी सहायक होगा। इससे गुणवत्तायुक्त किराए वाले जो आवास होंगे उस तक पहुँच में वृद्धि होगी। यह किराया आवास बाजार के क्रमिक औपचारीकरण में सहायक होगा। 2022 तक सभी के लिए आवास के सरकार के दृष्टिकोण को पूरक होगा ये एक। इससे घर को किराए पर देने की वर्तमान व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही आएगी। अगर निष्कर्ष बात करें तो 2050 तक 50% भारतीय आबादी जो है उसके शहरी क्षेत्रों में रहने का अनुमान है। अगर अभी बात करें तो 31.6 है ये, इतने लोग शहरों में रह रहे हैं। ठीक है। अतः यह अधिनियम सभी के लिए किफ़ायती आवास बनाने और आवास क्षेत्र पर व्याप्त दबाव को कम करने और मांग पूरी करने के लिए सहायक होगा। ठीक है। तो जो इकोनॉमी थी वो कंप्लीट हो गई है। अभी कल मैं कोशिश क्या कल वो तो करूँगा ही अपलोड आपके, एक तो एनवायरनमेंट और साइंस टेक। ठीक है। और कोशिश ये करूँगा कि जो वो है ना न्यूज़ इन शॉर्ट वो भी कल ही मैं कंप्लीट कर दूँ नवंबर का। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर सकते हैं, क्योंकि एक लाइक से क्या बोलते हैं काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइबर से इतना बेनिफिट मुझे मतलब फील नहीं आता जितना लाइक से लगता है, अच्छा लगता है। अगर आप यहाँ तक आए तो एक लाइक प्लीज़ करके जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। ओके, हैव अ गुड डे।